हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। इस वीडियो में मैं सीएचएसएल का जो पेपर अभी चल रहा था 2021 में अप्रैल के अंदर 12 अप्रैल से पेपर स्टार्ट हुआ था। आप यहाँ पे देखिए 12 अप्रैल से पेपर स्टार्ट हुआ था, 19 अप्रैल तक पेपर हुआ। उसके बाद 20 अप्रैल से पेपर को अभी पोस्टपोन कर दिया गया है और आगे कब पेपर होगा अभी इसकी कोई खोज खबर नहीं है। तो फिलहाल के लिए मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में 12 अप्रैल से 19 अप्रैल तक जितने भी सीएचएसएल में ज्योमेट्री के क्वेश्चन आए थे, ठीक है, जितने भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन आए थे उन सभी को मैं इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूँ एक जगह एक ही वीडियो में। और हो सकता है कुछ क्वेश्चन मैंने नहीं लिया जो काफ़ी इजी किस्म के थे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है उनको मैं इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूँ। आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए और जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो सीएचएसएल में अभी अभी के टाइम पर पूछे गए हैं 12 से 19 अप्रैल तक। और ये बिल्कुल हाई चांसेज हैं कि ये क्वेश्चन या फिर ये जिस तरह के क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन आगे रिपीट हों जो सीएचएसएल का बाकी पेपर है। एज यू नो कि पेपर अगर अभी होने वाला था तो पेपर तो ऑलरेडी प्रिपेयर किया जा चुका होगा, ऑलरेडी पेपर बनाया जा चुका होगा। तो हो सकता है सेम टाइप के क्वेश्चन आगे रिपीट हों जब भी सीएचएसएल का पेपर लिया जाए, या फिर सीजीएल का पेपर जब लिया जाए तो उसमें भी इन क्वेश्चंस के रिपीट होने के या फिर इन कॉन्सेप्ट के जिस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आए हैं अभी इन कॉन्सेप्ट का रिपीट होना बनता है, ठीक है। तो आप ज़रूर से वीडियो को अंत तक देखिए और आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। और आप चाहें तो हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को और डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे एनके मैथ्स नंदू कुमार पूरा पूरा आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसकी पीडीएफ भी आपको वहाँ पे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि सीएचएसएल का ही पेपर मैं सॉल्व करूं जो इस तरह का मैंने सॉल्व किया है तो आप टॉपिक ज़रूर से कमेंट कर सकते हैं टेलीग्राम पे या फिर यूट्यूब पे। ओके, लेट मी स्टार्ट द वीडियो। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और चैनल पे अगर कोई नया हो तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे और भी वीडियो मिलती रहे। एक दो बातें मैं और अभी अभी क्लियर कर देता हूँ। जैसे कुछ लोग आके कमेंट में बोलते हैं कि आपने दूसरे किसी का क्वेश्चन ले लिया है, तो मैं अभी बता देता हूँ कि मैंने अलग अलग चैनल से अलग अलग टीचर्स के चैनल से क्वेश्चन कलेक्ट किया है। और ये सब सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि मुझे ज़रूरत होती तो मैं वीडियो क्यों बनाता, मैं तो खुद ही सॉल्व कर लेता, प्रैक्टिस कर लेता। तो ये सब उन लोगों के लिए है जो अभी तैयारी कर रहे हैं सीएचएसएल या फिर सीजीएल की, ठीक है, या फिर एमटीएस की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये उतना ही हेल्पफुल है। आप ज़रूर से वीडियो को अंत तक देखिए। क्वेश्चन मैं कहाँ से कलेक्ट किया, किसके पास से लिया, इससे आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। आपको बस सॉल्यूशन से और प्रैक्टिस से मतलब है, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। बस आप अपना काम कीजिए आराम से, ठीक है। और कोई बात हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। देखिए पहला सवाल हमारे पास क्या है दोस्तों। सवाल ये है पहला कि एक बाहरी बिंदु पी से दो छेदिका जिसको हम बोलते हैं सेकेंट, ठीक है। एक मिनट, देखिए यहाँ पर दो छेदक रेखाएं एक पी बी ए है और एक पी डी सी इस प्रकार खींची गई हैं कि पहली जो छेदक रेखा है दैट इज पी डी सी वो वृत्त के केंद्र से ओ से होकर गुजरती है। और आपको पी बी ए बी और ओ पी की वैल्यू दी हुई है और हमें रेडियस बताना है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ओके, तो मुश्किल सवाल नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ बाई डायग्राम की क्या कहना चाहता है सवाल में। देखिए सवाल में ये कह रहा है कि एक सिंपल सा ये सर्कल है मान लीजिए। इसमें ये कह रहा है कि दो छेदक रेखाएं हैं, दो सेकेंड्स हैं, ठीक है। एक पी बी ए और एक पी डी सी। तो हम ये कह सकते हैं पी दोनों में कॉमन है, इसका मतलब पी बाहर स्थित है, पी बाहरी बिंदु है और वो सवाल में भी लिखा है। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे पी है और एक ये हो गई छेदक रेखा और एक ये हो गई, ठीक है। दोनों मैंने ड्रॉ कर दिया ऐसे। अब इसमें ये हो गया कि एक है पी बी ए तो लेट से दिस इज पी बी ए, और एक है पी डी सी तो ये हो गया पी डी और सी। ओके, ऐसे मैंने बना दिया। अब इसमें ये कह रहा है कि पी डी सी पासेस थ्रू द सेंटर। देखिए पी डी सी सेंटर से पास कर रहा है तो हमने थोड़ा सा गलत बना लिया, इसको वापस से एक बार सही करते हैं। देखिए पहले तो सेंटर अगर यहाँ पे है तो हम सेंटर से ही पास करते हैं, एक इसको P मान लेते हैं और इसी को पी डी सी बना देते हैं कि पी डी सी सेंटर से पास हो रहा है। और दूसरा हम ऐसे बना लेते हैं पी बी ए। अब जो इसमें वैल्यू आपको दे रखा है उसका मान हम रखते हैं। देखिए हमें पी बी का 8 दिया है वैल्यू, तो ये 8 हो गया। एक मिनट, दिस वन इज 8। ए बी 12 दे रखा है, दिस इज 12। और आपसे ये कह रहा है कि ओ पी 18 है। ओ पी यहाँ पे सेंटर ओ है अगर, तो ओ से पी तक 18 दिया है। अब एक बात बताओ कि अगर मैं इसको रेडियस मानूं इसको भी रेडियस मानूं, सेंटर के दोनों साइड मैंने रेडियस बना दिया, तो केवल पी डी की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलेंगे दैट इज 18 माइनस का आर, 18 माइनस का आर होगा। क्यों होगा 18 माइनस आर, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक टोटल 18 है। बात को आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ।
यहाँ से और यहाँ तक 18 है, इसमें से ये वाला r अगर मैं माइनस कर दूँ तो PD की वैल्यू बच जाएगी। तो PD की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, ये होगा 18 और माइनस का r, ये मैंने निकाल दिया। अब हमसे r पूछ रहा है तो आपने एक ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि ऐसे केस में हमेशा क्या होता है दोस्तों, PD और इंटू का PC, PD और इंटू का PC, बात ध्यान से समझिएगा, ठीक है। PD इंटू PC ये किसके बराबर होता है, तो आप बोलेंगे ये होता है PB इंटू PA के। यानी कि P से एक बार D तक और P से एक बार C तक, वैसे ही नीचे P से एक बार B तक लिखते हैं, फिर P से A तक, ये केस बनता है यहाँ पर। तो यही हम यहाँ पे काम करने वाले हैं। अब इसमें वैल्यू पुट कर लो इजिली। PD की वैल्यू कितनी है, 18 माइनस R। और अगर PC की बात करें तो PC के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो 18 में 8 जोड़ना पड़ेगा, बहुत ध्यान से बात समझिए। अब हमें ये वैल्यू तो पता है कि यहाँ से यहाँ तक 18 है। अब अगर यहाँ तक हमें लाना है तो इसमें ये r जोड़ना पड़ेगा, 18 प्लस आर। तो हम PD की वैल्यू बोलेंगे कि ये है 18 माइनस आर और ये है 18 प्लस आर। तो अगर हम 18 माइनस आर और 18 प्लस आर दोनों को गुना करेंगे तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का केस बन गया। और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर ये हो जाएगा 324 और माइनस आर का स्क्वायर। और बराबर PB कितना है हमारे पास 8 और P से A तक कितना है 20। देखो PB लिखना है 8 और P से A तक लिखना है, तो 12 और 8 हमने 20 लिख दिया। अब यहाँ से R की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए इजीली, तो ये 8 दूना 16 160 हो गया। तो R स्क्वायर की वैल्यू हम लोग 364 में से 160 को घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 164। और यहाँ से अब R की वैल्यू आप लिख लीजिए कितना होगा, अंडर रूट 164, और 164 को हम क्या लिख सकते हैं 41 गुना का 4। तो इसको हम लिखेंगे 4 का 2 और फिर अंडर रूट 41, ये अपना आंसर बनेगा 2 रूट 41। तो आई थिंक आप बात समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है जरूर से लाइक कीजिए। देखो मैं करने के लिए तो काफ़ी जल्दी जल्दी इसको कर सकता हूँ, लेकिन आपको भी समझ में आना चाहिए, और जो थोड़े कम समझने वाले लोग हैं उनको भी समझ में आना चाहिए, इसीलिए मैंने पूरा एलोबरेट कर दिया। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये सवाल देखो, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है कि एक ट्राइंगल है ABC जिसमें 9 सेंटीमीटर लेंथ वाला एक परपेंडिकुलर खींचा गया है, लंब खींचा गया है, ठीक है। और DC की लेंथ दे रखी है, AB की लेंथ दे रखी है, और एंगल A की वैल्यू हमसे पूछ रही है। अब देखिए सबसे पहले तो मैं एक ऐसा ट्राइंगल बना लेता हूँ। लेट से दिस वन इज द ट्राइंगल, दिस इज ABC। ABC हो गया इसका नाम। अब इसमें ये कह रहा है दोस्तों कि 9 सेंटीमीटर लेंथ वाला एक परपेंडिकुलर खींचा गया है, ठीक है। जिसके जो वैल्यू है, नाम है उसका, वो AD है। इंग्लिश में लिखा गया है कि AD खींचा गया है। तो देखो हिंदी में ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। हिंदी वाला क्वेश्चन आप कह सकते हो कि इसमें एरर है, क्योंकि ये 9 सेंटीमीटर वाला जो लंब खींचा गया है परपेंडिकुलर, ये किस वर्टिसेस से खींचा गया है, किस वर्टेक्स से खींचा गया है, ये नहीं पता है। पॉइंट A से खींचा गया है, B से या फिर C से, ये पता नहीं चल रहा है। लेकिन इंग्लिश में ये बात लिखा है कि उसका नाम क्या है, AD है, AD। तो हम A से खींच देते हैं AD, ये क्या हो गया, एक परपेंडिकुलर हो गया। अब ये DC की लेंथ 3√3 दे रखा है। देखिए यहाँ पे जो लेंथ दे रखा है मैं लिख देता हूँ, DC की लेंथ हो गया 3√3, और आपको AB का लेंथ दिया है 6√3, दिस इज 6√3। और हमसे कह रहा है कि एंगल A बता दो। अब देखो कई सारे तरीके हो जाते हैं यहाँ पर आपके पास निकालने की, एक सिंगल तरीका नहीं है, हमारे पास कई सारे तरीके हैं। जैसे आपको 9 सेंटीमीटर लंब का भी देखो यहाँ पर दिया है कि परपेंडिकुलर जो है वो 9 सेंटीमीटर लंबा है, तो हम इसको मान लेते हैं कि ये कितना हो गया, 9 हो गया। अब देखो यहाँ से हमारे पास उपाय ये है कि हम ये वैल्यू निकाल लें और ये वैल्यू निकाल लें। अगर त्रिभुज का तीनों भुजा हम निकाल पाएँ तो ये फिर हम तुक्का लगा सकते हैं कि ये किस टाइप का ट्रायंगल है और एंगल कितना होगा, ठीक है। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि ये किस टाइप का ट्रायंगल है। अगर मान लो ये कोई और टाइप का ट्रायंगल मिल गया जिसमें एंगल पता कर पाना मुश्किल है, तब क्या करेंगे हम। देखो पहला उपाय ये है कि आप इसे कैलकुलेट कर लो और इसे कैलकुलेट कर लो तो भी बन जाएगा। या फिर अगर आप वैसा कैलकुलेट नहीं करना चाहते हो, मान लो आगे चल कर कोई अलग टाइप का ही ट्रायंगल मिल जाए जिसमें आपको एंगल बता पाना मुश्किल हो, तो वैसे कंडीशन में आप यहाँ पर त्रिकोणमिति का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे लेट से मैंने कहा कि ये थीटा है, तो ये एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर ये थीटा होगा तो थीटा के सामने वाली जो वैल्यू होती है वो परपेंडिकुलर होती है P की वैल्यू, और ये H की वैल्यू है। तो P और H में साइन थीटा का रिलेशन बनेगा, तो आप बोलेंगे साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 और बाई 6√3। इसको आप काटिए तो ये 3 तिया 9 और ये 2 तिया 6 और √3 से ये √3 टाइम्स कट जाएगा। अब साइन में √3/2 आ गया। साइन में √3/2 कितने पर होता है, 60 डिग्री पर, तो ये 60 डिग्री आ गया, ठीक है। तो पहला एंगल तो 60 डिग्री का आ गया। दूसरा एंगल अगर मैं कोण सी की बात करूं, लेट से कोण सी के लिए ही मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहाँ पर tan सी। देखिए मैंने लिख दिया। अब ये क्यों tan क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ये P है और ये B है।
एंगल सी के हिसाब से आप जानेंगे तो 9 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और DC जो हो जाएगा वो बेस हो जाएगा। तो हम tan यहाँ पे लगाएंगे, tan C इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9/3√3। अब 9 से ये काटेंगे 3 टाइम्स, सॉरी 3 से, और √3 से ये √3 टाइम्स ही कटेगा। तो tan थीटा में √3 कब आता है दोस्तों, जब थीटा कितना हो, यानी कि एंगल कितना हो, 60 डिग्री हो। अब किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण 60-60 डिग्री का है तो तीसरा कोण जो एंगल ए बच गया ये भी कितना होगा, 60 ही होगा, क्योंकि ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज बन गया, दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि दो एंगल 60-60 है तो थर्ड भी 60 होगा। तो ये तो त्रिकोणमिति से सॉल्व करना हुआ, और मैं इसीलिए कह रहा था कि अगर आप यहाँ पर साइड से निकाल लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लो आपने ये साइड निकाल लिया, ये साइड निकाल लिया, तो ये सारे साइड 6√3 6√3 और 6√3 आ जाते, फिर आप कहते कि अगर तीनों साइड बराबर है तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया और हर एक कोण 60-60 डिग्री का होगा, तो कोण ए भी 60 डिग्री होगा। लेकिन वो जरूरी नहीं है, अगर समबाहु नहीं आता कोई और आ जाता फिर मुश्किल हो जाता। लेकिन अगर कोई और आता तो भी हम ये वाला तरीका आजमा सकते थे, इसीलिए मैंने ये तरीका आपको बता दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आते हैं। अब ये अगला सवाल देखो, यहाँ पे कह रहा है कि एक त्रिभुज है ABC जिसमें AD BC पर माध्यिका है, और ऐसे ही EFG AD को 4 समान भागों में डिवाइड करते हैं। त्रिभुज EFG का क्षेत्रफल और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। ये तो सरल क्वेश्चन हो गया, दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। आपको बता देते हैं कैसे करना है। देखिए, जैसे मान लो कि मैंने ये बना दिया एक त्रिभुज, ओके, ABC इसका नाम है, और आपको ये कह रहा है कि AD BC पर एक मीडियन है, तो AD इज अ मीडियन ऑन BC, तो हम इसको D मान लेते हैं, ठीक है। अब AD पर आपको ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, 3 पॉइंट्स, जो कि AD को 4 समान भागों में डिवाइड करते हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। EFG, तो मैं इसमें EFG लिख लेता हूँ। लेट से यहाँ पे एक E है, F है, और यहाँ पे G है। ये हो गया E, ये हो गया F, और ये हो गया G। ऐसा केस है। अब ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल होगा BF और G, और एक होगा ABC। तो मैं पहले ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ BFG। तो मैं इसको मिला देता हूँ, लेट से दिस वन, तो इसको भी मिला ही लेते हैं। देखो, इसको भी मैंने मिला दिया। अब आपसे पूछना क्या चाहता है सवाल में, आपसे ये पूछ रहा है दोस्तों कि त्रिभुज BFG मतलब ये वाला, दिस वन, एक मिनट, दिस इज BGF, इसका एरिया, और साथ में बड़े ट्रायंगल ABC के एरिया का रेशियो आपको बताना है कितना होगा। अब देखो, अगर मैं इन सभी त्रिभुज के लिए, आपने ये पढ़ा होगा कभी ना कभी कि अगर ये त्रिभुज है दोस्तों और इसको 2-3 भागों में हम डिवाइड करें, तो जो बेस का रेशियो होता है, जैसे बेस का रेशियो 1:3 है, तो इस तीनों त्रिभुज का जो एरिया होगा उनका रेशियो भी 1:3 ही होगा। यानी कि जो आधार का अनुपात होता है, आधार जिस अनुपात में बढ़ते हैं उसी अनुपात में बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बढ़ता है। वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं दोस्तों। तो इसके अकॉर्डिंग मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे देखो, अगर मैं मान लेता हूँ कि ये 4 समान पार्ट में डिवाइड हुआ है, बेस अगर मैं AD को बेस मानता हूँ कि AD बेस है, इन अलग अलग ये जो छोटे त्रिभुज, देखो देखो, ये B से जो बन रहे हैं त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज 1 नंबर, ये 2 नंबर त्रिभुज, ये 3 नंबर, ऐसे जो त्रिभुज ये बने हैं, इनके सबके लिए बेस मैं मान लेता हूँ कि AD बेस है। और अगर AD बेस है इन सब के लिए, तो आप बोलेंगे दोस्तों कि ये 4 समान भाग में बेस को डिवाइड किया गया है। यहाँ पर कहा है कि 4 समान भागों में आधार को बांटा गया है, और अगर आधार 4 समान भागों में बटा है तो इनका क्षेत्रफल भी 4 समान भागों में बटेगा। यानी कि इसका एरिया 1 होगा, तो इसका भी 1, इसका भी 1, और इसका भी 1, चारों का 1-1 होगा। यानी कि टोटल देखो, ये एक साइड 4 हो गया, तो इधर भी कितना होगा, 4, क्योंकि AD मीडियन है। तो AD मीडियन होने के नाते दो बराबर भागों में त्रिभुज ABC को डिवाइड कर रही है। तो अगर एक साइड का एरिया, केवल इधर का एरिया 4 यूनिट हो गया, तो इस साइड का एरिया भी कितना होगा, 4 यूनिट हो गया। और इस तरह से आप कहेंगे कि त्रिभुज BGF, और रेशियो त्रिभुज हमें ABC बताना है, तो BGF तो हमने 1 लिया था, और ABC कितना आ गया, 8, यानी कि 1:8 इसका सही आंसर होगा। ठीक है। अब 8 कैसे हो गया, क्योंकि ये 4 हाफ और ये हाफ 4 हमने निकाला ही था, तो ये टोटल 8 हो गया, जिसमें से BGF केवल कितना है, 1 है, तो 1:8 इसका सही आंसर होगा। अब ये एक सवाल देखो, इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC में कोण A जो है वो 135 डिग्री है, AB है 7 और AC है 5√3। E और F क्रमशः भुजा AB और AC के मिड पॉइंट्स हैं, तो EF की लेंथ बतानी है कितनी होगी। चलो कोई बात नहीं है, पहले आप ट्रायंगल से समझिए कि बात क्या है। लेट्स से दिस वन इज द ट्रायंगल। नाम क्या है दोस्तों, ABC। इसमें ये कह रहा है कि एंगल A जो है ये 135 डिग्री है, ये ठीक है। फिर AB जो है ये 7 है, ठीक है। AC 5√3 है, ये भी ठीक है। और EF जो है वो AB और AC के मिड पॉइंट्स हैं, यानी कि लेट से दिस वन इज EF। हम यहाँ पे मान लेते हैं ये E हो गया और ये F हो गया।
अब हमसे ई एफ की लेंथ पूछ रही है। देखो अब एक बात आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी, मिड पॉइंट थ्योरम। अगर ए बी का और ए सी का मिड पॉइंट ई और एफ है तो हम यहाँ से सीधे सीधे ये बात कहेंगे दोस्तों कि ई एफ जो होगा ये हाफ होगा किसका, बी सी का। ये आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी। मिड पॉइंट थ्योरम से अगर ई और एफ त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु हैं तो ई एफ की जो लेंथ होगी ये इसके सामने वाले बड़े त्रिभुज की भुजा की आधी होगी। ये आपने पढ़ा होगा। तो ई एफ जो हो गया वो बी सी का हाफ हो गया। अब जरूरत है बी सी निकालने की। अगर हम बी सी निकाल लें दोस्तों तो हम ई एफ को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बी सी कैसे निकालेंगे, तो किसी त्रिभुज में देखो याद रखना, किसी भी त्रिभुज में अगर एक एंगल और दो साइड्स पता हो तो तीसरा साइड हम निकालने के लिए कोसाइन रूल लगाते हैं, ठीक है। तो कोसाइन रूल यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। कोसाइन रूल क्या कहता है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे कि कॉस 135 बराबर अगल बगल वाली भुजाओं के स्क्वायर का सम, यानी कि 7 का स्क्वायर दैट इज 49 और प्लस 5√3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5√3 का स्क्वायर आप डायरेक्ट कितना लिखोगे, जहाँ पे आप डायरेक्ट लिखोगे, या आप एक ही बार सी की वैल्यू भी डायरेक्ट लिख सकते हो चाहो तो कोसाइन फॉर्मूले से। देखो मैं अगर इसको सी ही मान लूँ, मैं फॉर्मूला ना लगा के ऐसे लिख लेता हूँ कि ये अगर सी होता तो डायरेक्ट हम सी की वैल्यू कैसे निकाल सकते थे दोस्तों, डायरेक्ट हम लिखेंगे, देखो जो कोण दिया है उसके अगल बगल वाले का स्क्वायर, फिर से काम वही है, यानी कि 7 का स्क्वायर 49 प्लस 5√3 का स्क्वायर। 5√3 का स्क्वायर कितना होगा, 5 पचे 25 या 75, 75 हो गया, ठीक है। और फिर माइनस का 2ab और कॉस थीटा होता है। माइनस का 2ab, तो 2 ए की जगह पर ये 7 और बी की जगह पर 5√3 रखना है। तो ए की जगह पर 7 और बी की जगह पर 5√3 हो गया। और इंटू का कॉस थीटा, तो फिर से हम लिखेंगे यहाँ पर कॉस 135। तो मैं कॉस 135 की वैल्यू ही एक ही बार रख देता हूँ। कॉस 135 आप कैसे निकालेंगे, देखो अगर आपको कॉस 135 बताना है तो आप लिखेंगे कि ये कितना है दोस्तों, कॉस 135 को हम लिख सकते हैं 90 + 45। और ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा, देखो कॉस 90 + थीटा माइनस का साइन थीटा होता है, तो ये माइनस का साइन 45 बन जाएगा। और माइनस का साइन 45 का मतलब माइनस का 1/√2। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ, दिस इज माइनस का 1/√2, इतना होगा। अब आप देखेंगे दोस्तों कि √2 से ये √2 टाइम्स तो कट ही जाएगा और इस माइनस से हम इसको प्लस बना देते हैं। ये सी स्क्वायर है एक्चुअली में, दिस वन इज सी स्क्वायर, ठीक है। तो सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, इसको जोड़िए तो ये 9 5 14 124 आ गया और प्लस का 5 7 35√6 आ गया, 35√6। अब ये आ गया सी स्क्वायर की वैल्यू। तो सी की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, √124 और प्लस का 35√6। ये आ गया हमारे पास सी की वैल्यू, यानी कि बी सी की वैल्यू। और हमें ई एफ की वैल्यू बतानी थी, तो मैंने बताया था मिड पॉइंट थ्योरम से ई एफ की वैल्यू जो होगी वो बी सी की आधी होगी, यानी कि इसको आप बाई 2 कर दो और इसको भी बाई 2 कर दो, तो ये जो वैल्यू आ रहा है ये बी सी का वैल्यू है। अब जैसा क्वेश्चन है वैसा हमने सोल्यूशन तैयार कर दिया है। और अगर इसमें डेटा कुछ अलग होता तो ये शायद अच्छा से कट पाता। मुझे लग रहा है कि इस √3 की जगह पर अगर √2 दिया होता तो बात बनता। तो अब पता नहीं क्या क्वेश्चन आया था। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे तो आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। और अगर किसी को ये लग रहा है कि कोसाइन रूल आपने वैसे कैसे लिख दिया, तो देखो कोसाइन रूल क्या होता है दोस्तों, कॉस थीटा इक्वल टू होता है हमारे पास दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर और बाई 2ab, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से अगर हमें सी लिखना है तो 2ab को हम इसमें गुना करा देंगे, तो ये कितना बन जाएगा 2ab और कॉस थीटा इक्वल टू बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं सी स्क्वायर की वैल्यू लिखना चाहूँ तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab और कॉस थीटा। तो यही डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला सी स्क्वायर के लिए वहाँ पे अप्लाई कर दिया। आप चाहें तो ऐसे भी लिख के कर सकते थे, लेकिन ऐसे हम कुछ स्टेप को स्किप कर पाए। आगे बढ़ते हैं अब ये एक सवाल है, देखिए तो ये तो मैंने एक नंबर में ही कर दिया है। एक नंबर जो क्वेश्चन है ये वही वाला सवाल है। ये 12 था, ये 8 था और ये 18 - r हमने निकाला था। और ये फुल वैल्यू 18 + r आ जाएगी। तो ऐसे में r की जो वैल्यू निकली थी वो शायद 2√41 निकली थी, आई थिंक 2√41 निकला था आंसर, ठीक है। आप पहला सवाल देखिए वही वाला है। अब ये एक सवाल देखो, यहाँ पे कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी में भुजा 27 है और ओ जो है वो त्रिभुज का केंद्रक है, यानी कि सेंट्रॉयड है। ए ओ की लेंथ निकालनी है। सीधी सी बात है दोस्तों, ए ओ की लेंथ अगर आपको निकालनी है तो आपने कभी ना कभी ये पढ़ा होगा। देखो बाई डायग्राम अगर आप समझना चाहो तो इसमें हर एक साइड 27 दे रखा है और ओ जो है सेंट्रॉयड है और ये ए है। आपको अगर बता दें कि ओ सेंट्रॉयड है दोस्तों, तो आपने ये पढ़ा होगा कि सेंट्रॉयड 2:1 में डिवाइड करता है मीडियन को। ए ओ क्या होगा, मीडियन होगा, क्योंकि सेंट्रॉयड से पास हो रहा है। तो हम ये कहेंगे दोस्तों कि ये 2 है तो ये 1 है। अब 2:1 में हम डिवाइड करेंगे किसको, ए डी को, तो इससे पहले ए डी निकालना होगा और ए डी यहाँ पर हाइट भी है।
आपको पता होगा समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई और एंगल बाइसेक्टर या फिर मीडियन सारा एक ही लाइन होता है। तो मैं ये कह सकता हूं दोस्तों कि यहाँ पर अगर मैं AD की वैल्यू लिखना चाहूँ, AD हाइट की वैल्यू, तो डायरेक्ट हाइट कितना होता है √3/2 और इंटू का साइड, तो साइड है यहाँ पर 27। आप बात समझ रहे हैं। मैं डायरेक्ट हाइट का फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। H हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 और इंटू का भुजा समबाहु त्रिभुज में। तो मैंने AD लिख लिया। अब AD के लिए मैं लिखूंगा डायरेक्ट यहाँ से, देखो कि 2 और 1 टोटल वैल्यू तो 3 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, 3 यूनिट की वैल्यू मैं यहीं पे लिख देता हूँ। AD के बदले में लेट से अगर 3 लिखता तो 3 यूनिट की वैल्यू अगर ये है तो 3 9 27, ये 9 टाइम्स में कट जाता। 1 मिनट, दिस इज 9, और 1 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी मिल जाती दोस्तों, 9√3/2। और हमें निकालनी है AO यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू, तो हम 2 को ही इधर कर देते, 2 इधर आ जाता तो ये 9√3 बचता, और यही अपना आंसर है, 9√3 इज द आंसर। बात क्लियर है, आप समझ रहे हैं मैंने क्या किया, मैंने AD निकाल लिया डायरेक्ट हाइट का फॉर्मूला लगा के √3/2 इंटू का साइड, और ये आ गया हमारे पास 9√3/2, 1 यूनिट की वैल्यू, और हमें 2 यूनिट की वैल्यू बतानी थी बस। अब ये सवाल देखिए, इसमें आपको बोला गया है दोस्तों कि एक वृत्त का केंद्र O है और A वृत्त के बाहर है बिंदु A से 2 टेंजेंट्स AB और AC खींचे गए हैं। यदि एंगल BAC 118 डिग्री है यानी कि 118 डिग्री है, तो एंगल OBC बताना है। इजी सवाल है, मैंने पहले कई बार कराया है, आपको शॉर्टकट भी बताया है। देखो सवाल ये कह रहा है कि AB और AC 2 स्पर्श रेखाएं हैं, तो मान लो मैंने यहाँ से 2 स्पर्श रेखाएं खींच दिया, AB और AC दोनों में कॉमन A है यानी कि A बाहर रहेगा, और इसको मैं B मान लेता हूँ और इसको C मान लेता हूँ, और O सेंटर दिया है तो सेंटर O हो गया, और आपने ऐसे बना दिया इसको, ठीक है। अब ये कह रहा है इसमें दोस्तों कि OBC का कोण बताइए, BAC का मतलब ये एंगल हमें 118 दिया है, ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कि OBC का मतलब इसको मैं मिला दूं तो ये वाला एंगल पूछ रहा है। अब हमेशा ध्यान रखना, मैंने कई बार पढ़ाया है कि ये वाला जो बनता है ये एंगल, ये वाला, ये डायरेक्ट इसका आधा होता है, 118 का आधा होता है, इसको आप कटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 59 आ जाएगा, और 59 अपना आंसर है, ठीक है। 59, मैं 59 लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, दिस वन इज द आंसर। और ये भी सेम ही आएगा क्योंकि ये दोनों रेडियस है, ये रेडियस है तो एंगल भी सेम आएंगे, ये भी 59 ही आएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। कैसे निकला मैंने पहले कई बार बताया है, आप चाहें तो वो उन वीडियो को देख सकते हैं। जैसे CHSL 2020 में जो पेपर हुआ था उसका सारा मैंने ज्योमेट्री क्वेश्चन कवर किया है, आप जा करके उसमें देख सकते हैं। या फिर CGL 2019 में जितने भी प्री में ज्योमेट्री के क्वेश्चन आए थे उनको मैंने कराया है। या फिर CGL मेंस में 2011 से 18 तक जितने ज्योमेट्री क्वेश्चन आए हैं, पूरे 10 घंटे की वीडियो है, आप उसे भी जा करके देख सकते हैं, उन सब में मैंने ऐसा क्वेश्चन करा रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। या फिर CPO 2020 का मैंने सोल्यूशन कराया है, उसमें भी जाकर देख सकते हैं। अगले सवाल पर आते हैं। अब ये अगला सवाल देखो, इसमें कह रहा है दोस्तों कि PQR क्या है। PQR एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें PQ और PR दोनों की लंबाई है 25 सेंटीमीटर, और PS जो है वो QR पर माध्यिका है, और अगर PS की वैल्यू 7 है तो QR की लंबाई बताइए। कोई बात नहीं, देखो पहले तो हम बना लेते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज था, सॉरी, ये हो गया मान लो PQR, मैंने बना दिया PQ और R। तो जो PQ और PR है ये दोनों सेम हैं, इनकी लेंथ कितनी है, 25-25, तो ये अगर 25 है तो ये भी कितना है दोस्तों, 25, ठीक है। और आपसे ये कह रहा है कि PSQR पर माध्यिका है, PSQR पर माध्यिका है। माध्यिका का मतलब ये दोनों सेम हो गया, ठीक है, ये बात तो आप समझ ही रहे हैं। माध्यिका का मतलब ये दोनों सेम हो गया, और PS आपको 7 दे रखा है, ये अगर 7 है तो आपसे पूछ रहा है QR की लेंथ बतानी है, QR यानी कि ये लेंथ बतानी है। बहुत ही आसान सवाल है। देखो आपने ये पढ़ा होगा दोस्तों कि समद्विबाहु त्रिभुज में यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये बात क्लियर बताया गया है आपको कि ये जो बीच वाली लाइन होती है ये सबका काम करती है। इसमें भी ये माध्यिका है तो ये भी एल्टीट्यूड होगी, और ये एंगल बाइसेक्टर भी होगी, यानी कि ये ऊंचाई का भी काम करेगा, परपेंडिकुलर जिसको बोल सकते हैं आप, और साथ ही साथ एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक का भी काम करेगा। तो अगर ये हाइट है तो ये 90 डिग्री बन गया, और अगर ये 90 डिग्री है तो 7, 25 और 24, 7, 24, 25 का आपने ट्रिपलेट पढ़ा होगा, तो ये 24 आ गया, फिर ये भी 24 आएगा, और ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, 48, और 48 अपना आंसर होगा। आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि बीच वाला लाइन अगर हम खींचते हैं वर्टेक्स से, अगर आप परपेंडिकुलर डालते हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज में ये जो बीच वाली लाइन है ये हाइट का भी काम करती है, ये परपेंडिकुलर भी है, एंगल बाइसेक्टर भी है, और ये मीडियन भी है।
तो ये परपेंडिकुलर होने के नाते 90 डिग्री का कोण बनाएगी, फिर हमने ट्रिपलेट यूज कर लिया। अब ये एक सवाल देखिए, काफ़ी अच्छा सवाल है। एक त्रिभुज में दो भुजाएं हैं ए और बी, जिनका प्रोडक्ट जो है गुणनफल वो है 24। ए और बी यदि इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं, तो ऐसे कितने त्रिभुज बन सकते हैं, ये आपको बताना है। तो काफ़ी अच्छा सवाल लगा, ये अच्छा सवाल है एक, तो इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। देखो, अगर ऐसे सवाल को सॉल्व करना है जिसमें आपको त्रिभुज का प्रोडक्ट दिया है या योगफल दिया है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि किसी भी त्रिभुज में, लेट से ये कोई त्रिभुज है और इसकी भुजाएं ए बी सी है, तो हम ये कहते हैं दोस्तों कि तीसरी भुजा, जैसे मैं सी की बात करूं, तो तीसरी भुजा सी जो होती है वो बाकी के दो भुजाओं यानी कि ए और बी के योगफल से तो छोटी होती है, ए और बी के योगफल से छोटी होती है, लेकिन इसके अंतर से बड़ी होती है, ए और बी के अंतर से बड़ी होती है। ये आपको पता होना चाहिए। जो तीसरी भुजा होती है, किसी भी तीसरी भुजा को आप ले सकते हैं। अगर ए की बात करें तो भुजा ए जो होगा ये बी और सी के अंतर से तो बड़ा होगा, लेकिन छोटा किससे होगा, बी और सी के योगफल से। ठीक है, यानी कि सम से ये लेसर होता है और ग्रेटर होता है डिफरेंस से। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, बस इसी का इस्तेमाल करेंगे हम। लेट से आपने ये बोला दोस्तों कि इस त्रिभुज में, मान लीजिए ये त्रिभुज है और ये ए और बी दो आपके साइड्स हैं और ये तीसरा साइड लेट से सी है। तो आप बोलेंगे दोस्तों ए बी का प्रोडक्ट दिया है कितना, 24। ए और बी का प्रोडक्ट कितना दे दिया, 24 दिया। ठीक है, अब आप ये कहेंगे दोस्तों कि 24 हम कैसे ला सकते हैं बताइए। तो आप बोलेंगे कि 24 या तो 1 × 24 कर लो, या फिर 2 × 12 कर लो, या फिर 3 × 8 कर लो, या फिर 4 × 6 कर लो। बाकी सब तो वापस रिपीट होगा, 5 पर जाओगे फिर 6 × 4 आएगा, यही सब रिपीट हो जाएगा, एक बार पलट जाएंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट में पलट के कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि साइड्स तो वही रह जाएंगे, बस इंटरचेंज हो जाएगी वैल्यू। तो देखो, अब यहाँ से हम ये बात बोलेंगे दोस्तों कि देखो पहले केस में क्या बन रहा है हमारे पास। पहले केस में ए 1 बन रहा है और बी बन रहा है 24। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि अगर ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 24 है और थर्ड साइड सी है, तो सी का रेंज हम कैसे निकालेंगे, सी कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। तो आप बोलेंगे इनके अंतर से बड़ा होगा लेकिन इनके योगफल से छोटा होगा, जो मैंने बताया था। तो आप बोलेंगे दोस्तों कि सी जो होगा ये 24 और 1 के अंतर यानी कि 23 से तो बड़ा होगा, लेकिन छोटा होगा किससे, 24 और 1 25 से। इनके योगफल से छोटा होगा और अंतर से बड़ा होगा। 23 और 25 के बीच में वैल्यू आएगी, तो कौन सी वैल्यू पॉसिबल है दोस्तों, 24। यानी कि यहाँ से आप कह सकते हैं कि n इक्वल टू, यानी कि त्रिभुजों की संख्या एक ही पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास भुजा एक ही बन रहा है, वो है 24। ठीक है, दूसरा, अब देखो, अब हम इसमें कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे बोलेंगे देखो कि 12 में से 2 जाएगा तो 10 से सी की वैल्यू तो बड़ी होगी, लेकिन 12 और 2 14 से छोटी होगी। तो 10 और 14 के बीच में कितनी संख्या है, n। देखो 10 और 14 के बीच में कितनी संख्या है, 11 12 और 13, यानी कि यहाँ पे 3 नंबर्स हैं। अब इसको जरूरत नहीं है बार बार काउंट करने की, 11 12 13 हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, आप डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं, 14 में से 10 से एक ज़्यादा घटा दीजिए, 11 घटा दीजिए। ठीक है, क्योंकि हमें 10 से ऊपर का लेना है एक्चुअली में। तो आप 14 में से 11 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। वैसे यहाँ पर 25 में से 23 के बदले 24 घटा देते तो 3 आ जाता। या फिर आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको लिखना होगा 2 × n और माइनस का 1। 2 × n - 1 का मतलब क्या है, हम 2 इंटू, देखो इसको छोटे वाले को 2 को इससे गुना करते, 2 × 2 और माइनस का 1, तो ये 4 - 1 कितना आ जाता, 3। जैसे आप यहाँ पे भी कर सकते थे। देखिए, आप सारा तरीका एक ही बार में समझिए। देखो ये 1 था तो हम इसको 2 से गुना करके यानी कि डबल करके और 1 घटा देते। तो 2 एकम 2 में से 1 घटता 1 आ जाता। इसको डबल करके 1 घटाएंगे तो 2 दूना 4 में से 1 जाएगा 3। इसको डबल कीजिए तो 3 दूना 6 में से 1 जाएगा, तो यहाँ पर कितना बनेगा, 5। इसको डबल कीजिए, 4 दूना 8 में से 1 जाएगा तो 9। तो टोटल कितनी वैल्यू पॉसिबल हो गई हमारे पास, यहाँ पर जोड़ो, 9 5 14 और 4 18। कुछ गलत आ गया क्या, अच्छा, यहाँ पर लास्ट वाला हमने गलत निकाल दिया ना, लास्ट वाला 9 नहीं आएगा। 4 दूना 8 में से 1 जाएगा तो 7 आएगा ना ये। तो 7 5, देखो कितना नंबर बन गया टोटल, 7 5 12 और 3 15 और 1 16। तो 16 ऐसे त्रिभुज पॉसिबल है बनाना। ठीक है, आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते थे बाकी दोनों को, या फिर छोटे वाले को डबल करके 1 घटा लेंगे तो भी आ जाएगा। तो उस तरीके से मैंने निकाला और टोटल 16 वैल्यू पॉसिबल है, तो 16 इसका आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये एक आसान किस्म का सवाल है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दो वृत्त हैं जिनकी जो आंतरिक रूप से यानी कि इंटरनली एक दूसरे को टच करते हैं, उनका जो डायमीटर्स है यानी कि व्यास जो है वो 8 और 4 है। फिर उनके केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। सिंपल सा सवाल है। देखो, अगर आप बाई डायग्राम समझना चाहते हो तो ये एक सर्कल है, एक दूसरा सर्कल यहाँ से खींचा गया है जो इसको इंटरनली टच करता है। ठीक है, अब आपसे ये कहा गया दोस्तों कि दोनों का
डायमीटर दिया हुआ है। एक का जो व्यास है वो कितना है दोस्तों, एक का व्यास है हमारे पास 8 और एक का है 4। तो व्यास अगर 8 है तो रेडियस कितना होगा, हाफ हो जाएगा 4। तो मैं बड़े वाले का रेडियस लेट्स सो मान लो बड़े वाले का सेंटर ये है, O1 जो है ये बड़े वाले का सेंटर है O1। तो आप बोलेंगे दोस्तों, या फिर ए मैं लिख देता हूँ कि ए जो है ये बड़े वाले का सेंटर है। तो इसकी जो रेडियस बनेगी ये कितनी बनेगी, 8। यहाँ से और यहाँ तक 4 बनेगी, सॉरी 8। तो इसका क्या है, डायमीटर है। ठीक है, अब छोटे वाले का अगर हम बात करें तो छोटे वाले का सेंटर मान लेते हैं हम कि बी है। अब छोटे वाले का सेंटर अगर आपने बोला बी है तो मान लो ये वैल्यू, ये पॉइंट जो है ये बी है। और छोटे वाले का ये जो रेडियस है ये कितना है, 4 का आधा यानी कि 2। अब हमें ये गैपिंग बतानी है यानी कि ए बी बतानी है। बताओ ये गैप हम 4 में से केवल इस 2 को घटा देंगे तो आ जाएगा 4 माइनस 2, यही तो गैप होगा। और 2 अपना आंसर है। बस छोटा सा सवाल था, आगे बढ़ते हैं अब। अगला सवाल देखो, यहाँ पे कह रहा है कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर जो कि एक वृत्त में बना हुआ है। ठीक है, एक त्रिभुज पी क्यू आर है वो एक सर्कल के अंदर बना हुआ है। अब आपसे ये कह रहा है दोस्तों कि एंगल क्यू जो है वो 70 डिग्री है, एंगल आर जो है ये 55 डिग्री है, और पी टी क्यू आर के परपेंडिकुलर है। पी ओ को आगे बढ़ाने पर के बाद वो यू पर क्यू आर से मिलता है। तो टी पी यू की वैल्यू बतानी है हमें, एंगल टी पी यू। ये देखिए, सबसे पहले तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो लेट से दिस वन इज द सर्कल। अब इसको थोड़ा ऊपर बना देता हूँ, ये हो गया। अब इसमें आपको क्या कह रहा है दोस्तों कि एक ट्रायंगल इसके अंदर बना हुआ है। तो मैं एक ट्रायंगल इसके अंदर बना देता हूँ। ठीक है, अब ये कह रहा है यहाँ पर आपको दोस्तों कि इस ट्रायंगल की जो नेम है दैट इज पी क्यू आर, और एंगल क्यू आपको दिया है 70 डिग्री। तो ये हो गया हमारे पास 70, और ये दिया है हमें क्यू कितना दिया है यहाँ पे, सॉरी आर, आर दिया है 55। तो ये हो गया हमारे पास 55। ठीक है, अब ये कह रहा है कि टी पी यू का मान बताना है। लेकिन टी पी यू कौन है, देखो पी ओ को आगे बढ़ाने पर, ओ सेंटर है इसका, लेट से ओ सेंटर है। अब ये कह रहा है कि पी ओ को आगे बढ़ाइए। पी ओ ये हो गया, इसको आगे बढ़ा दिए। एक मिनट, ये आगे बढ़ गया। आगे बढ़ने से ये कह रहा है कि ये यू पर मिलता है ओ क्यू आर से। तो ये यू पर मिल गया, यहाँ पर यू आ गया, ये क्या है, यू है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि पी टी जो है वो क्यू आर के लंबवत है। देखो इसमें पी टी भी एक दिया है, क्यू आर के लंबवत है। तो हम एक पी टी भी लाइन इसमें ड्रॉ करते हैं। ये पी टी हो गया, और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये टी है और ये परपेंडिकुलर भी है, ये ध्यान रखना। अब हमें बताना है दोस्तों कि टी पी यू यानी कि ये वाला एंगल बताना है। देखो सीधी भाषा में बोलें तो ये जो छोटा वाला एंगल है ये बताना है। अब कैसे बता सकते हैं ये, देखो सबसे पहले अगर आपने इसका डायरेक्ट फार्मूला रटा हो तो आप बोलेंगे डायरेक्ट ये जो वैल्यू आएगी दोस्तों, अगर ये थीटा है तो थीटा आएगी इस दोनों के डिफरेंस के। ठीक है, जो बेस एंगल हैं इनके डिफरेंस के, यानी कि 70 और माइनस का 55, और ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 15। तो 15 डिग्री इसका आंसर होगा। ये इसके बेस के अंतर के बराबर होता है। लेकिन ये कैसे आया अगर आपको जानना है तो वो भी मैं बता देता हूँ। देखो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, मैं थोड़ा बड़ा एक फिगर बनाता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। इतना बड़ा मैंने बना दिया मान लो। ठीक है, अब इसी में मैं सारी बातें बताता हूँ। ये हो गया हमारा त्रिभुज, थोड़ा त्रिभुज भी बड़ा बनाएंगे तो हम इतना बड़ा बना देते हैं। ये हो गया ट्रायंगल। अब इसमें एक तो परपेंडिकुलर था, ये पी हो गया परपेंडिकुलर, और एक यहाँ से ऐसे खींचा गया था और इसकी वैल्यू थी यू। ठीक है, ये टी था, टी पर परपेंडिकुलर था, ये टी था, और ये पी क्यू और आर, और यहाँ से एक खींचा गया था, ये था यू। ठीक है, और ये 90 डिग्री था, ये हमें बताना था। अब मैंने क्या बोला आपको भाई, मैंने ये बताया यहाँ पर कि देखो सबसे पहले ये बात देखो, ये 70 है। अगर ये 70 है और इसी पर सेंटर है, देखो पी ओ पर सेंटर है, ये ध्यान दीजिएगा। सवाल के हिसाब से सेंटर जो है वो पी यू पर है, क्योंकि पी ओ को आगे बढ़ाने पर यू पर मिला है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींच दूँ इस पर, तो ये एंगल कितना बनेगा बताओ, ये एंगल इस 70 का डबल बनेगा। आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा होगा कि ये जो एंगल होता है, ये वाले सेंटर पर जो एंगल बनता है वो परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो वही मैं यहाँ पे बात बोल रहा हूँ कि अगर परिधि पर 70 डिग्री बना है तो ये एंगल कितना हो जाता है हमारा, 140 हो जाता है। और अगर ये एंगल 140 है तो देखो इस त्रिभुज में ये साइड और ये साइड बराबर हुआ, क्योंकि ये दोनों रेडियस है। अब यहाँ पर देखो डायग्राम ही थोड़ा इधर उधर बन गया। अगर हम थोड़ा सा पहले रेडियस वाला ही बना लेते तो ज़्यादा बेटर होता। मान लो मैं ऐसे कहता कि पहले ये रेडियस है, लेट से ये मतलब ओ है। ठीक है,
तो मैं ऐसे बना देता, ठीक है। और इसको आगे मिलाने पर, ये आगे आने पर कहाँ पर मिला है, यू पर, और एक इसमें परपेंडिकुलर है, ये मान लो 90 डिग्री है। परपेंडिकुलर जैसा नहीं लग रहा है, लेकिन मान लो कि ये टी है और ये 90 डिग्री है, ठीक है। एंगल जो टी पर बना है वो कितना है दोस्तों, ये 90 डिग्री है। अब ये देखो, अगर ये 70 दिया है तो क्या ये 140 नहीं होगा, क्योंकि ये सेंटर पर बना हुआ कौन है, ये ओ है, तो ये 140 हो गया। और ये चूंकि, और ये दोनों रेडियस हैं तो ये सेम हो गए, और अगर ये सेम है तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल भी सेम होगा। और कितना होगा, 180 में से 140 घटा लो तो 40 बचेगा, और ये 40 के हाफ हाफ होंगे, यानी कि ये 20 हो गया और ये भी कितना हो गया, 20 हो गया। और ये पूरा एंगल भी आपको पता है कि ये पूरा एंगल कितना था दोस्तों, ये 20 वाला छोड़ दें तो ये पूरा एंगल कितना था, सेंटर आर पे, पॉइंट आर पे पूरा कोण जो था वो सवाल में आपको दिया गया था 55। अब अगर ये 55 है तो इस त्रिभुज में ध्यान दीजिए, त्रिभुज पी टी और आर में, पी टी आर में आप बोलेंगे कि ये अगर 90 है और ये 55 है तो ये कितना होगा, 90 में से 55 घटा दो, 90 में से 55 घटाएंगे तो ये एंगल 35 होगा। और 35 में ही एक तीसरी लाइन खींची हुई है, आप देखिए 35 में ही एक तीसरी लाइन यहाँ से खींची गई है जिसका नाम है पी यू। और केवल इस साइड का कोण कितना था दोस्तों, 20 था। तो अगर इस साइड का कोण केवल 20 है तो ये कितना होगा, 35 में से 20 घटा देंगे तो 15, ठीक है। यानी कि ये पूरा एंगल तो 35 आ गया, जिसमें से 20 घटा देंगे तो 15 आएगा। तो इस तरीके से आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि एक समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस का पेरीमीटर दिया है, परिधि दिया है कितना, 148, और इसमें से एक विकर्ण दिया है 24, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। अब मान लो जैसे मैं ये कह दूं कि ये अगर वो समचतुर्भुज है तो आप बोलेंगे समचतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को इक्वल डिवाइड करते हैं, वो भी 90 डिग्री के कोण पर। तो अगर एक विकर्ण 24 है तो इसका आधा मैं मान लेता हूँ कि 12 रहा होगा। और साइड कैसे निकालेंगे, देखो ये जो पेरीमीटर है ये है कितना, 148, और समचतुर्भुज का जो परिमाप होता है वो होता है 4 इंटू साइड। तो 4a अगर 148 है तो बताओ a कितना होगा, 4 से आप डिवाइड कर देंगे, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, ये कितना हो गया, 37। अब एक 12 है, एक 37 है, तो एक कितना आएगा, 35। आपको ट्रिपलेट रटना पड़ेगा 12, 37, 35 का, ठीक है। तो अगर एक 12 है, एक 37 है, तो तीसरा वाला 35 आएगा, ये 35 हो गया। अब हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया होता है 1/2 और पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, d1 इंटू d2। तो एक विकर्ण तो 24 दे रखा था और एक विकर्ण होगा 35 दुना 70, आधा 35 आया है तो पूरा 70 होगा। 2 से 12 दुना 24 और 12 सत्ते 84, यानी कि ये 840 अपना आंसर आएगा। दिस इज 840। आगे बढ़ते हैं। अब ये एक सवाल देखें, यहाँ पे आपको क्या बोला गया है दोस्तों, कि एक त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें बी सी डी सी के समांतर है, और बिंदु एफ जो है वो ए और डी के बीच में इस प्रकार स्थित है कि डी सी ई एफ के पैरेलल है, यानी कि समांतर है। डी बी की वैल्यू 10 है, एफ डी की वैल्यू 5 है, तो ए एफ की वैल्यू बतानी है आपको कितनी होगी। सबसे पहले मैं डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक त्रिभुज अगर मैं लेट से बना लेता हूँ, ऐसा थोड़ा बड़ा बनाएंगे। तो ये मान लीजिए कि वो त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी और सी, और इसमें ये कह रहा है दोस्तों कि बी सी डी ई के समांतर है, ठीक है। अब डी ई कहाँ है, ये इसमें कुछ लिखा नहीं है, तो डेफिनेटली ऐसा ही कंडीशन बनेगा, शायद लिखा हो कहीं, हमें और ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये तो इसमें भी लिखा है, चलो कोई बात नहीं है, डी ई यहीं पर आएगा, सीधी सी बात है, डी ई ये हो गया, क्योंकि बाहर हम खींचेंगे तो त्रिभुज के बाहर चला जाएगा। अब ये कह रहा है दोस्तों यहाँ पर कि एक बिंदु F है जो A और D के बीच में स्थित है। बिंदु F A और D के बीच में स्थित है, तो इसके बीच में मैं A और D के बीच में कोई पॉइंट F बना दिया मैंने, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस प्रकार स्थित है कि DC जो है वो EF के समांतर है। DC का मतलब ये वाली जो लाइन है D से C तक, देखिए D से C तक ये FE के समांतर है। तो ये वाली जो है ये FE के समांतर मैंने बना दिया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि DB जो है वो 10 है। DB कितना है दोस्तों, 10 है DB। अब यहाँ पे देखिए DB कहाँ है, ये दिस वन इज 10, और FD है 5, F से D यानी कि ये कितना है, 5 है। तो हमसे AF पूछा गया है, AF यानी कि ये लेट से अगर X है तो ये हमसे पूछा गया है कि X की वैल्यू कितनी होगी। बोलिए क्या लगता है आपको, क्या किया जाए। आसान है, मुश्किल नहीं है। देखिए हम दो बार इसमें सिमिलरिटी दो बार अप्लाई करेंगे। जैसे एक बार आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं क्या बता रहा हूँ, एक बार आप अगर ध्यान से देखें तो इस त्रिभुज में, इस फिगर में, ये जो त्रिभुज है देखो, ये वाला जो मैं बना रहा हूँ, ये त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के क्या है, समरूप है। देखो समरूप का मतलब हो गया सिमिलर। यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ, देखो त्रिभुज जो है ये दिस इज ए एफ और सी,
त्रिभुज ए एफ सी जो है ये सिमिलर है त्रिभुज ए डी सी के, ये बात समझ रहे हैं, ए डी सी के सिमिलर है। और ऐसे ही दोस्तों हम वापस देखें तो आप ये कहेंगे क्योंकि इनके जो बेस हैं ये पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो ये समांतर ये समरूप हो गए सीधा सीधा। वैसे ही डी जो है ये पैरेलल था बी सी की, तो हम ये कहेंगे दोस्तों कि ए डी सी भी ए बी सी के क्या होगा, समरूप होगा, यानी कि सिमिलर होगा। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि त्रिभुज ए डी ई जो है ये भी सिमिलर है किसके, त्रिभुज ए बी सी के। अब दोनों सिमिलर है तो दोनों में हम भुजाएं समानुपाती ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, सिमिलरिटी का फॉर्मूला जो होता है वो। तो हम ये कहेंगे कि पहले छोटे त्रिभुज में बात करते हैं, ठीक है। देखो पहले मैं इस त्रिभुज की बात करता हूँ, तो इसमें क्या होगा, देखिए ये एक्स, ठीक है, और बाई का टोटल ये लिख देता हूँ, टोटल एक्स प्लस 5, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, देखिए एक्स बाई, आप चाहो तो एक बार मैं वैल्यू लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। एक मिनट रुकिए, चलिए देखिए मैं एक बार लिख के दिखाता हूँ आपको कि क्या कंडीशन बन रहा है, फिर मैं सॉल्व कर दूंगा डायरेक्ट। समझने के लिए है, देखो ये मत समझना कि मैं लेंदी कर रहा हूँ, मैं बस आपके समझने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इस पहले वाले ट्रायंगल में देखेंगे, पहले वाले में ए एफ सी में, तो देखिए मैं इसमें लिख सकता हूँ दोस्तों कि ए एफ और बाई ए डी, ए एफ बाई ए डी, यहाँ पे ध्यान दीजिए ये ए एफ है और ये ए डी है, मैं पूरा लिख दिया। और राइट साइड में लिखूंगा दोस्तों ए ई और बाई ए सी, ए ई बाई ए सी, देखो ये मैंने लिख दिया ए ई और ये ए सी पूरा, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब फिर मैं बड़े त्रिभुज में लिखूंगा एक बार, दूसरे वाले में, दूसरा कौन सा, देखिए यहाँ पे, अब इस त्रिभुज में देखिए इस वाले में और इस वाले में, बड़े वाले में, ठीक है, यानी कि ए डी ई और ए बी सी में। यहाँ पे अगर आप सिमिलरिटी अप्लाई करेंगे तो बोलेंगे पहले छोटी भुजा हम लिखेंगे, तो छोटी भुजा में ए डी ले लेता हूँ, तो आप बोलेंगे दोस्तों कि ए डी और बाई का पूरी भुजा ए बी, ए डी बाई ए बी, और बराबर होगा इधर इस साइड में मैं लिखता हूँ तो ए ई और बाई ई सी, ए ई बाई सॉरी ए सी। अब देखो यही बात मैं कह रहा हूँ कि ए ई बाई ए सी दोनों में सेम है, अगर ये दोनों में सेम है तो ये दोनों भी सेम होगा। ये दोनों सेम होने का मतलब ए एफ बाई ए डी, ए एफ का मतलब क्या है, एक्स। अब यहाँ पर देखो ए एफ का मतलब है दोस्तों एक्स, तो एक्स और बाई ए डी, ए एफ बाई ए सी ये कितना होगा, ए डी सॉरी ए एफ बाई ए डी है, तो ए डी हो गया एक्स प्लस 5। ये सेम हो गया किसके बराबर, देखो ए डी बाई ए बी के, तो ए डी कितना है, ए से डी है एक्स प्लस 5 के, और बटा ए से बी तक कितना है, ए से बी तक है अपना एक्स प्लस 15 के, इतना होगा। अब ये इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, देखो मैं सीधा सीधा आपको बताता कि अगर ये ऐसा कंडीशन था, ये ऐसे था, ये ऐसे था और ये ऐसे था, यही कंडीशन था, तो ऐसे कंडीशन में आप ये डायरेक्ट अगर याद रखें तो बेहतर होगा। ये ए बी सी है और ये एफ है और ये डी है, ई है और कोई कुछ नहीं है, ठीक है। और इसमें आपको वैल्यू दे रखा है कि ये है एक्स और ये है 5 और ये है 10। अब मैंने बोला कि देखो एक्स का मैं इससे रेशियो लिख रहा हूँ, ठीक है, यानी कि एक्स बाई एक्स प्लस 5, ठीक है, ये मैं इस त्रिभुज में लगा रहा हूँ, देखो इस त्रिभुज में एक्स बाई एक्स प्लस 5 यानी कि ए एफ बाई ए डी, ये भी ए ई और बाई ए सी होगा, होगा कि नहीं, ए ई बाई ए सी के बराबर ये वाली वैल्यू भी होगी। लेकिन अगर मैं यही चीज़ बड़े त्रिभुज में देखूँ, बड़े त्रिभुज का मतलब अगर मैं यही चीज़ इसमें देखूँ, देखो यहाँ पर इस वाले में यानी कि ए डी ई में और ए बी सी में, तो आप बोलेंगे दोस्तों कि ये जो छोटा वैल्यू है ये है एक्स प्लस 5 और बटा जो बड़ा वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है ये एक्स प्लस 15 है, और ये भी राइट साइड में किसके बराबर होगा, ए ई और बाई ए सी के, तो राइट साइड वाला सेम हो रहा है इसीलिए ये इक्वेशन सेम हो गया और यहाँ से हम सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो कंपोनेंडो डिविडेंडो कुछ भी लगा सकते हैं, यहाँ से सॉल्व करना ईजी है, तो आप वो लगा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट गुना भी कर देंगे तो भी कोई बात नहीं है। जैसे इसको मैं गुना करूँगा तो ये एक्स स्क्वायर और प्लस का 15x बनेगा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 25 और प्लस 2ab, तो 2ab हो जाएगा हमारे पास 10x। अब ये देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो 10x इधर जाएगा तो 5x बचेगा, 5x इज इक्वल टू का 25, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 5, ठीक है, x इज इक्वल टू 5 आएगा अपना आंसर, बस यही है। आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल देखिए यहाँ पे कह रहा है आपको कि एक त्रिभुज ए बी सी में
कोण बी जो है वो 90 डिग्री है, ए बी 8 है, बी सी है 15, ए डी कोण ए का एंगल बाई सेक्टर है, तो बी डी की लेंथ बताइए। इजी सवाल हो गया ये, तो आपने ऐसे पढ़ा होगा। लेट से ये हो गया हमारे पास 90 डिग्री, कोण बी पर है और ये ए है और ये सी है, बी सी आपको दिया है 15 और ए डी जो है कोण ए का समद्विभाजक है, तो ए से मैंने ए डी ये खींच लिया, ए डी कोण ए का समद्विभाजक है, ये डी है, ठीक है। और ये पूरी लेंथ 15 है। अब इसमें आपसे ये कह रहा है कि बी डी की लेंथ बतानी है। अगर ये एंगल बाई सेक्टर है, देखो ये और ये एंगल सेम हो गए, एंगल बाई सेक्टर है, तो आपने ये पढ़ा होगा दोस्तों। अब इसमें आपको ये भी दिया है कि ए बी 8 है, अगर ये 8 है ये 15 है, तो ये कितना बन गया दोस्तों 17 बन गया। 8 15 17 का ट्रिपलेट आपने पढ़ा होगा। और आपने ये थ्योरम कभी ना कभी पढ़ा होगा कि अगर ये एंगल बाई सेक्टर हम खींच रहे हैं, एंगल बाई सेक्टर, और ये लेंथ एक्स है और ये लेंथ वाई है, तो नीचे वाला ये जो साइड बन रहा है, देखो अगर ये पी क्यू आर है तो ये भी एक्स होगा और ये भी वाई होगा। रेशियो में ये एक्स और वाई के रेशियो में बढ़ते हैं, पी आर को एक्स और वाई के रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो यही वाला मैं फॉर्मूला यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, यही थ्योरम यूज करेंगे आगे। तो आप बोलेंगे दोस्तों कि इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए, अगर मैं रेशियो में बात करूँ तो ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, और ये 17 है तो ये भी 17 हो जाएगा। और हमें बी डी की लेंथ बतानी है, तो टोटल आप बोलेंगे दोस्तों 8 और 17 कितना हो गया 25, जिसकी लंबाई है 15 के बराबर। इसको काट देते हैं, 5 पचे 25 इक्वल टू 3 पचे 15, और एक यूनिट की वैल्यू आ गई 3/5। एक यूनिट की वैल्यू 3/5 आ गई। और हमें बतानी है बी डी यानी कि 8 की वैल्यू बतानी है, तो 8 से हम दोनों साइड गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 8 तियाँ 24/5, 24/5 का मतलब 4.8। तो बी डी की लेंथ कितनी आ गई 4.8 आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये एक सवाल देखो, इस सवाल में आपको बोला गया है कि एक चक्रीय चतुर्भुज है ए बी सी डी, जिसमें ए बी व्यास है और वो केंद्र ओ से गुजरता है, और ए डी सी 118 है, तो बी ए सी बताना है। आप डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर ए डी सी ये 118 दे रखा है। आप बताओ ये अगर 118 है दोस्तों, तो ये कितना होगा, डायरेक्ट 180 में से हम 118 को घटा सकते हैं, और ये आएगा कितना, 10 में से 8 जाएगा तो 2, और यहाँ पर 7 में से 1 जाएगा 6, 62 डिग्री आएगा 62। क्योंकि ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। देखो ए बी सी डी क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसके चारों पॉइंट सर्कल के पेरीमीटर पर स्थित हैं या फिर सर्कमफ्रेंस पर स्थित हैं। तो ये अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है यानी कि चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग होता है 180। तो ये अगर 118 था तो इसको हमने 180 में से माइनस करके निकाल लिया 62। अब आपने कभी ना कभी ये भी पढ़ा होगा दोस्तों कि अर्धवृत्त में बना हुआ कोण समकोण होता है। देखो ये एक अर्धवृत्त में बना कोण है, ये वाला, ये जो कोण है ये सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल है। तो सेमी सर्कल के अंदर ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का होगा। अब ये अगर 90 है और ये 62 है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस का 62 घटा लो, डायरेक्ट आ जाएगा ये कितना, 18 डिग्री, और 18 अपना आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18 आएगा, 28 आएगा, 28 आएगा ना, 10 में से 2 जाएगा, और फिर यहाँ पर 8 में से 2, 28 आएगा, तो 28 डिग्री अपना आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये एक सवाल देखिए, इस सवाल में आपको बोला गया है दोस्तों यहाँ पर कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, एक 12.8 है, एक 9.6 है। 9.6 वाली पर एक हाइट खींचा गया है 12 सेंटीमीटर का, तो दूसरी वाली हाइट जो है वो 12.8 वाले साइड पर अगर खींचा गया हो तो उसका हाइट बताना है, क्या होगा। देखिए बात समझिए डायग्राम से। मान लीजिए मैंने ये ट्राइंगल बना दिया, ये ए है, बी है, सी है, और एक साइड आपको दे दिया कि ये 12.8 है, और एक साइड का दे दिया ये 9.6 है। और 9.6 वाले पर जो हाइट है ये दे रखा है आपको, और ये 12.8 वाले पर जो हाइट है ये नहीं पता है, ये एच हमें निकालना है। तो हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो हम ये लिख देते हैं कि लेट से 1/2, और अगर मैं आधार मानता हूँ 12.8 को, तो ये 12.8, और इंटू की इसकी हाइट, इस पर हाइट एच है माना है मैंने। फिर अगर मैं दूसरे तरीके से इसको बेस मानूं, अगर मैं 9.6 को बेस मानूं, तो यही एरिया निकलेगा 1/2 आधार का आधार गुना में ऊंचाई, तो आधार हो जाएगा 9.6, और ऊंचाई कितना हो जाएगा, देखो ऊंचाई ये वाली होगी 9.6 के लिए, और 9.6 के लिए ऊंचाई सवाल में 12 दे रखा है, तो 12 हमने लिख दिया। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, और बाकी आप कटा लीजिए। ये 16 से 8 बारी में कट जाएगा, और ये 16 से 6 बारी में कट जाएगा। अब 12 छक 72 है, तो 8 9 72, ये 9 टाइम्स में कट जाएगा, तो एच की वैल्यू 9 आएगी। बस आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए, इस सवाल में आपको कह रहा है दोस्तों कि ए बी और सी डी ओ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। ए ओ जो है वो 6 है, और ओ बी जो है वो 5 है, और ओ सी जो 4 है। तो सी डी की लेंथ बताइए। ये सर्कल की बात चल रही है, इसमें लिखा नहीं है कहीं, ठीक है, लेकिन जीवा है तो जीवा सर्कल में ही आता है कॉर्ड। तो हम पहले एक डायग्राम बनाकर छोटा सा आपको समझा दें कि अगर ये मान लो सर्कल है वो, तो इसमें कह रहा है कि दो इसमें कॉर्ड्स हैं। मान लीजिए मैं थोड़ा अलग और बनाता हूँ,
लेट से ये दोनों कॉर्ड्स हैं, ठीक है, जिसमें एक है ए बी और एक है दोस्तों डी सी अपना, और ये लेट से ओ है। तो आपको ये कह रहा है इसमें कि ए ओ है 6, यानी कि ये 6 है, एक मिनट, ए ओ ये 6 है, और ओ बी कितना है 5 है, ये 5 है, और ओ सी कितना है हमारे पास 4 है, और सी डी यानी कि ये अगर x है तो बताना है, पूरा आपको सी डी बताना है, सी डी ये ध्यान रखना, मैंने केवल ओ डी को x माना है। तो आपने ये तरीका पढ़ा होगा कि ऐसे कंडीशन में दोस्तों क्या होगा, x और इंटू का 4 यानी कि x गुना 4, और बराबर ये 6 और गुना 5 के बराबर होता है, तो 6 इंटू 5। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 2 टू जा 4 और ये 3 टू जा 6, तो 5 तियाँ 15 का आधा, यानी कि ये 7.5 आ गया 7.5। और अगर x की वैल्यू 7.5 है तो सी डी कितनी होगी, सी डी हो जाएगी, देखो ये 4 भी हमें मिलाना पड़ेगा, 4 और प्लस का x यानी कि 7.5, तो ये आ गया 11.5, और ये अपना आंसर है, सी डी इज इक्वल टू 11.5। आगे बढ़ें अब ये एक सवाल देखिए, डायरेक्ट थ्योरम ही पूछ लिया, आप समझ लो। तो सवाल में कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से खींचे गए भुजाओं पर लंब जो हैं वो हैं ए बी और सी, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। यानी कि कोई पॉइंट है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, और उससे 3 परपेंडिकुलर खींचे गए हैं तीनों साइड्स पर, और वो आपको दिए गए हैं दैट ए बी सी तीनों की जो वैल्यू दे रखी है ये, तो आपको बताना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले तो आपको मैं एक थ्योरम बताना चाहूँगा जो आपने पहले कभी पढ़ा होगा अगर समबाहु त्रिभुज में, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो ध्यान से समझ लीजिए। अगर ये देखो, ये कोई समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, और इसके अंदर कोई सा भी पॉइंट आप ले लीजिए पी, और यहाँ से अगर आप इस पर एक परपेंडिकुलर खींच दे, एक इस साइड पे परपेंडिकुलर खींच दे, एक इस साइड पे परपेंडिकुलर खींच दे, और तीनों परपेंडिकुलर की वैल्यू कुछ भी चाहे दिया हो, लेट से ये ए है, ये बी है और ये सी है, जैसा सवाल में दिया है, तो कि त्रिभुज के अंदर किसी भी बिंदु से तीनों भुजाओं पर खींचे गए जो परपेंडिकुलर होते हैं, ऊंचाई होते हैं या लंब होते हैं, उनका जो योगफल होता है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, ये योगफल किसके बराबर होता है दोस्तों, त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ट्रायंगल। लेकिन ये कब होता है, जब ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। तो ये आपको याद रखना है। तो मैंने यहाँ से कह दिया कि त्रिभुज की जो ऊंचाई आ गई ये ए प्लस बी प्लस सी आ गई। ऊंचाई का मतलब त्रिभुज में आप डायरेक्ट समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई का फॉर्मूला जानते होंगे, √3/2 और इंटू का साइड, यही होता है ऊंचाई। तो अगर √3/2 इंटू का साइड ये ऊंचाई होता है, और ऊंचाई हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी आ गया थ्योरम से, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ दोस्तों कि साइड ए कितना होगा। तो आप बोलेंगे कि साइड ए जो होगा ये होगा 2/√3 ऑफ कितना, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये हमने निकाल लिया, और हमें क्या बताना है दोस्तों, हमें बताना है एरिया। एरिया का मतलब √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। तो हम लिख देते हैं दोस्तों कि एरिया मतलब हो गया यहाँ पर √3/4 इंटू का साइड स्क्वायर। तो √3/4 साइड स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, और ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। अब यहाँ से आप देखेंगे 4 से 4 कट गया, और √3 से ये कट जाएगा √3 टाइम्स। तो हमारा जो आंसर आएगा दैट इज ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और अपॉन का √3। दिस वन इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं अब। ये एक सवाल देखो, यहाँ पे कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जो कोण ए बी सी है ये 5/8 ऑफ एंगल बी ए सी है। बी सी को डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि एंगल ए सी डी 117 डिग्री है, तो एंगल ए बी सी बताना है कितना होगा। इजी सवाल है, मुश्किल नहीं है। देखिए क्या करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले तो मैं डायग्राम बना देता हूँ कि क्या आपसे कहा गया है। देखिए अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो ये एक त्रिभुज बन गया जिसका नाम है ए बी सी। इसमें ये कह रहा है कि बी सी को डी तक बढ़ा दिए, एक मिनट, ये सी हो गया और बी सी को मैंने डी तक बढ़ा दिया, और ये एंगल दिया है ए सी डी 117 डिग्री। और इसमें ये कह रहा है कि ए बी सी यानी कि ये एंगल जो है ये 5/8 किसका है दोस्तों, ये 5/8 है बी ए सी का। 5/8 का मतलब इसका और ए का, एंगल बी का और ए का जो रेशियो है ये 5 और 8 का है। ये 8 है तो ये 5 है, ठीक है। इसका मतलब यही बनता है। देखो यहाँ से आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि एंगल ए बी सी और बाई एंगल बी ए सी, ये कितना बच गया 5/8। 5/8 का मतलब ए बी सी अगर 8 है तो बी ए सी कितना है, सॉरी, ए बी सी 5 है तो बी ए सी 8 है, ठीक है। अब आपको ये भी तरीका पता होगा दोस्तों कि ये जो एक्सटर्नल एंगल होता है बाह्य कोण, ये इंटरनल दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो मैं ये कहूँगा दोस्तों कि यहाँ पर ये 8 और प्लस 5, 8 5 13 की वैल्यू अगर दोस्तों 117 है, तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 नमा 117, तो एक की वैल्यू 9 हो गई। और हमसे पूछ रहा था दोस्तों बी की वैल्यू यानी कि 5 की वैल्यू, तो 5 की वैल्यू 9, 5 जा 45, तो 45 डिग्री अपना आंसर होगा यहाँ पर 45। आगे बढ़ते हैं अब देखिए एक ये सवाल हमारे पास है दोस्तों कि ऐसे कितने समबाहु त्रिभुज संभव है जितने जिनके किन्हीं दो भुजाओं का, ये वर्ग हटा दीजिए, वर्ग नहीं है,
किन्हीं दो भुजाओं का योग 16 है। ठीक है, यहाँ पर भी आप समझ लीजिए, हाउ मैनी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर पॉसिबल हुज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड्स। तो यहाँ पर स्क्वायर से हटा दीजिए, केवल सम ऑफ एनी टू साइड्स आर इज होना चाहिए यहाँ पर। वैसे तो सम ऑफ एनी टू साइड्स इज 16। ठीक है, तो किसी दो भुजा का जो योग है वो है 16 किसी समबाहु त्रिभुज में। तो ऐसे कितने त्रिभुज बन सकते हैं ये बताना है आपको। और यहाँ समबाहु भी नहीं है दोस्तों, ये है समद्विबाहु, यानी कि आइसोसेलस ट्रायंगल है, ना कि ये इक्विलेटरल। ठीक है, ये इक्विलेटरल नहीं होगा, यहाँ पर आइसोसेलस होगा। तो कुल मिलाकर मैं आपको ऐसे बता दूं दोस्तों कि आपको ये कंडीशन दिया हुआ है, देखिए कि एक त्रिभुज है, और ऐसे सवाल काफ़ी पूछे जा रहे हैं। ये त्रिभुज लेट से एक आइसोसेलस ट्रायंगल है, यानी कि दो साइड तो इक्वल है और तीसरा साइड अलग है। ठीक है, अब इसमें ये कह रहा है कि किन्हीं दो साइड का जो सम है वो है 16, यानी कि किसी दो साइड का योगफल अगर 16 है तो ऐसे कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, ऐसे कितने समद्विबाहु त्रिभुज बनाए जा सकते हैं जिनके किसी दो साइड का, किन्हीं दो भुजाओं का योग कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने जो पिछला तरीका बताया था वही तरीका यहाँ पर भी मैं बताने जा रहा हूँ। हम ये कहेंगे दोस्तों कि देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि दो साइड अगर लेट से हम ए और बी के योगफल को 16 मानते हैं, ए और ए। ठीक है, पहले केस में मैं यही मान लेता हूँ कि लेट से ए और प्लस ए की वैल्यू अगर 16 है, इन दोनों साइड्स का जो सम है वो 16 है अगर, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। और अगर ए की वैल्यू 8 आ गई दोस्तों, तो बी का रेंज क्या होगा, बी का रेंज, बी की वैल्यू हम कितना ले सकते हैं, क्या क्या ले सकते हैं। तो रेंज निकालने के लिए मैंने बोला था दोस्तों कि अगर दो साइड हमें ये 8 और ये 8 पता है, तो बी हम तीसरा साइड कैसे लिखते हैं कि तीसरा साइड का रेंज क्या होगा, तीसरा साइड कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। तो मैंने बोला था कि तीसरा साइड जो होगा दोस्तों वो छोटा होगा इन दोनों को योगफल से, यानी कि 8 8 16 से छोटा होगा, और बड़ा होगा इनके अंतर से, यानी कि 8 8 8 और 8 का अंतर 0 है, तो 0 और 16 के बीच का आएगा। तो यहाँ से बी की कितनी वैल्यू पॉसिबल है बताइए आप। तो बी की वैल्यू दोस्तों पॉसिबल है 0 से लेकर के और 15 तक, यानी कि 1 से 15 तक तो 15 हो गया, क्योंकि 16 से छोटा ही हमें रखना है और 0 से बड़ा, तो 1 से 15 तक 15 वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 15 वैल्यू आ गया हमारे पास। अब ये 15 हो गया, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट अब ये कह सकता हूँ दोस्तों कि ये तो किन्हीं दो भुजाओं का योगफल हमें 16 दिया गया है, तो हमने इन दोनों को जोड़कर 16 रखा है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यही वो दो भुजा हो जिनको जोड़कर 16 रखना है। किन्हीं दो भुजाओं का मतलब हम इसको और इसको भी जोड़ करके 16 लिख सकते हैं। ठीक है, अभी तो मैंने ऊपर वाले दोनों को जोड़कर 16 लिखा, लेकिन एनी टू साइड लिखा है। एनी टू साइड्स का मतलब हम इस ए और इस बी को भी जोड़कर 16 रख सकते हैं। तो लेट से अगर हम इसको जोड़कर 16 रखते हैं, यानी कि अगर मैं दोस्तों ए और प्लस बी की वैल्यू को 16 रखता हूँ, तो आप बताइए कि यहाँ पर फिर कितने ऐसे वैल्यू पॉसिबल होंगे। तो आप बोलेंगे दोस्त कि या तो आप ए को, या मैं इसको बी प्लस ए लिखूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आप समझिए, बी प्लस ए को मैंने ले लिया कि ये 16 है। तो आप बोलेंगे दोस्तों कि अगर बी की वैल्यू 1 होती तो ए की वैल्यू 15 लेनी पड़ेगी हमें, और तीसरी भुजा भी 15 ही होगी, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो तीसरा वाला भी सेम होगा। ठीक है, तो ये 15 और एक 16 बन जा रहा है, इन दोनों भुजाओं को जोड़कर 16 बनना है। अगर मैं इसको 2 लेता तो इसको 14 लेना पड़ता, क्योंकि ये 16 बनना है, और अगर ये 14 है तो तीसरा भी 14 होगा। ऐसे ही अगर इसको 3 लेता तो ये लेना पड़ता कितना, 13, और ये भी 13 होगा। ठीक है, ये अगर मैं दोस्तों 4 लेता तो ये लेना पड़ता 12 और 12। अगर मैं इसे 5 लेता दोस्तों तो ये कितना लेना पड़ता, देखिए आप बस समझते जाइए। ये 5 लेता तो ये कितना बनता दोस्तों, 11 और 11, ये घटते जाएगा। ये 6 लेता तो ये 10 और 10। अगर मैं इसको 7 लेता तो ये कितना बनता, 9 और 9। अगर मैं इसको 8 लेता तो ये कितना बनता दोस्तों, 8 और 8 ही बन जाएगा। ठीक है, 8 और 8 ही बन जाएगा। और अगर मैं 8 के बाद फिर इसको और आगे बढ़ाऊँ, 8 के बाद देखो, 8 के बाद लेट से मैंने बोला कि इसको 9 लेते हैं, तो अगली वाली जो है ये 8 है। ध्यान दीजिए, पहले यहाँ पर 18 मत समझिए आप, इसके ऊपर ये कोमा दिया है मैंने कि ये अगर 7 है तो बाकी के 9 और 9 बनेंगे, क्योंकि इनको जोड़कर 9 7 16 बनना है। वैसे ही देखो आगे की वैल्यू अगर मैं बताऊँ आपको कि आगे अगर ये 8 होता तो बाकी के दो भी 8 8 ही बचते। और ये भी कह रहा है दोस्तों कि अगर 8 के बाद मैं 9 लेता, इसको 9, तो 9 7 16 होता है, ये 7 7 बनेंगे। अगर मैं 10 लेता तो ये कितने बनते, 6 6 बनते। अगर मैं इसको 11 लेता तो ये 5 5 बनते। ठीक है, तो आप बोल रहे हैं कि ऐसे तो काफ़ी लंबा लिखना पड़ेगा, लेकिन लंबा नहीं लिखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि त्रिभुज हमेशा बनना संभव नहीं है, ट्राइंगल हमेशा नहीं बन सकता है। कैसे, जैसे आप यहाँ पे एक बात समझो, मैंने यहाँ पे लिखा कि क्या ये 11 और 5 5 ट्राइंगल बनाएगा, तो आप बोलेंगे कि नहीं। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि किसी भी
कोई भी त्रिभुज तभी बन सकता है जब कोई भी साइड बाकी की दो साइड के योगफल से बड़ा होता है, सॉरी योगफल से छोटा होता है। कोई अकेला साइड बाकी के जो दो साइड बचते हैं उनके योगफल से छोटा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो ये एक जो है ये 15 15 30 से छोटा है, दो जो है 14 दूना 28 से छोटा है, 3 13 दूना 26 से छोटा है। वैसे ही 10 6 6 12 से छोटा है, 9 भी 7 7 14 से छोटा है। लेकिन यहाँ पर 11 जो आ रहा है ये 5 5 10 से छोटा नहीं है, ठीक है। 5 5 10 से छोटा नहीं है। या फिर आप यही तरीका आजमा लीजिए, मैंने बोला था कि जो तीसरी भुजा की रेंज होगी दोस्तों, तीसरी भुजा की रेंज, अभी मैंने आपको क्या बोला था कि जो तीसरी भुजा की रेंज होगी वो दो भुजाओं के अंतर से बड़ा होता है और योगफल से छोटा होता है। तो अगर मैं इस 5 और 5 से बात करूं तो जो 11 होना चाहिए था, ये 5 और 5 के अंतर यानी 0 से तो बड़ा होना चाहिए था लेकिन छोटा होना चाहिए था इनके योगफल से यानी कि 10 से। बताओ क्या 11 10 से छोटा है? तो आप बोलेंगे नहीं है, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो 11 5 5 वाला कंडीशन नहीं बनेगा, इसके आगे त्रिभुज बनना संभव नहीं है, तो इसको हम हटा देते हैं, यहीं तक काउंट करेंगे। और एक बात ये भी देखो, हमने b की वैल्यू इसमें कहां से कहां तक लिया है, तो आप बोलेंगे b की वैल्यू हमने 15 तक ले लिया है। तो ये 8 8 वाला कंडीशन इसमें आ चुका है, तो 8 8 वाले को यहां पर हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये इसमें काउंट हो चुका है। 8 8 वाला कंडीशन पहले से हमने काउंट कर लिया है। तो अब गिनो यहाँ पर कि कितने त्रिभुज ऐसे बन सके। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे देखो ये एक बना, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां। 9 वैल्यू तो यहाँ से पॉसिबल है और 15 वैल्यू यहाँ पर। तो टोटल हो गया 15 और प्लस 9 5 14 यानी कि 24 तरीके के त्रिभुज बन सकते हैं। तो 24 अपना आंसर होगा। आशा है कि आप बात को समझे होंगे। आप जरूर से कमेंट करके बताइए आप बात समझे कि नहीं समझे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आते हैं, ठीक है। 24 ऐसे ट्राइंगल्स बनाए जा सकते हैं, त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है कि ए बी व्यास है जिसका केंद्र जो है ओ है और सी वृत्त की परिधि पर एक बिंदु है और एंगल सी ए बी 42 है। तो सी ओ बी की वैल्यू बतानी है। देखिए सबसे पहले हम एक ऐसा सर्कल बना देते हैं, थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं। देखिए अब इसमें आपसे ये कहा गया दोस्तों कि ए बी जो है वो व्यास है, तो मैंने ए बी एक डायमीटर खींच दिया, दिस इज ए बी। और सेंटर ओ है तो ये ओ हो गया। सी वृत्त की परिधि पर एक बिंदु है तो मान लो ये सी है। अब ये कह रहा है कि सी ए बी 42 डिग्री है, सी ए बी, तो इसको हम मिला लेते हैं एक बार, ये हो गया 42 डिग्री। और हमसे ये पूछ रहा है कि सी ओ डी बताइए, सी ओ बी सॉरी, ये पूछ रहा है। अब ये तो आसान है, आपने ये नियम पढ़ा होगा कभी ना कभी कि देखो अगर ऐसा कंडीशन है दोस्तों कि परिधि पर बना हुआ कोण x है तो सेंटर पर बना हुआ कोण उसका डबल होता है 2x। तो ये देखो परिधि पर बना हुआ कोण 42 है, तो ये सेंटर पर बना हुआ कोण पूछ रहा है तो ये 42 का डबल होगा बस, दिस इज 84। 84 अपना आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अब। ये एक सवाल देखो, इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज हैं, समरूप है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो और इनके साइड भी दिया हुआ है, एक ई एफ की लेंथ बतानी है। मैंने पहले ये देखो बहुत बार करा रखा है। अगर आपने सी पी यू का सॉल्यूशन देखा होगा, सी पी यू 2020 वाला मेरा, तो सी पी यू 2020 में ऐसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, काफ़ी रिपीट हुए थे और वही यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है। तो देखो मैं बना देता हूँ कि लेट से ये एक त्रिभुज है ए बी सी, एक दूसरा त्रिभुज ये है जिसका जो नाम है वो डी ई एफ है। और दोनों के देखो क्षेत्रफल का अनुपात अगर 49:4 है तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 49 का जो वर्गमूल होगा ये 7 और इसका जो वर्गमूल होगा 4 का वो 2 हो गया। यानी कि साइड्स का जो रेशियो आएगा वो 7:2 आएगा। अब देखो साइड में आपको हमें बताना है क्या, ई एफ की लेंथ, ये लेंथ हमें बतानी है। अगर ये लेंथ हमें बतानी है ई एफ वाला तो हमें बी सी लिखना पड़ेगा कि बी सी कितना है। देखिए बी सी 14 है, बी सी की वैल्यू 14 है यानी कि 7 का डबल है। तो यहाँ पर भी 2 का डबल आएगा, 2 का डबल का मतलब 4 आंसर होगा। बस आगे बढ़ते हैं अब ये सवाल भी सेम कंडीशन का है। देखो दो समरूप त्रिभुज में उनकी परिधि दिया हुआ है, परिमाप दिया है पेरीमीटर से 72 और 43.2, उनके एरिया का रेशियो बताना है। तो एरिया का जो रेशियो होता है वो साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है और साइड का रेशियो और परिधि का रेशियो यानी कि पेरीमीटर का रेशियो और साइड का रेशियो सेम होता है, यानी कि जो भुजाओं का अनुपात होता है वही अनुपात होता है परिधि का अनुपात। तो हम परिधि का अनुपात यहाँ पर लिखें, इसी को हम भुजाओं का अनुपात भी लिख सकते हैं। तो अगर भुजा का अनुपात कितना है दोस्तों, यहाँ पर 72 चलो 43.2 ऐसे लिख देते हैं। आप पॉइंट हटाओगे तो ये 0 और ये 72 से 6 बारी में कट जाएगा और ये 3 दूना 6 और ये 5 दूना 10। तो 5/3 अगर साइड का रेशियो है दोस्तों, तो एरिया का जो रेशियो होगा वो क्या होगा दोस्तों, साइड का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 और बटा 3 या 9। तो 25:9 इसका आंसर आएगा, ये सही उत्तर है, ठीक है। 25 और अनुपात का 9, दिस वन इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं।
अब ये सवाल देखो, यहाँ पर कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण 20 66 डिग्री है, 66 डिग्री, कौन सी है 44 डिग्री, ए बी और ए सी को बढ़ाया गया है। एंगल बी और सी के जो बाहरी कोण समद्विभाजक हैं वो डी पर मिलते हैं, बी डी सी कितना होगा। काफ़ी बार आपने पढ़ा होगा, ये वाला कंडीशन है। ऐसा देखो, कह रहा है कि ये ए है, बी है, सी है, इसको आगे बढ़ा दिया, इसको आगे बढ़ा दिया, और इनका जो एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर है ये वाला, ये आकर मिलता है डी पर। तो ये एंगल आपसे पूछ रहा है, और ये कितना होता है, दिस इज 90 माइनस ए बाई 2। ये आपको पता होगा। तो पहले हमें ए निकालना पड़ेगा। ए कैसे निकालेंगे, देखो सवाल में आपको दिया गया है बी और सी 66 और 44 है, ये 66 है और ये कितना है 44। तो ये कैसे निकलेगा, 180 और माइनस का 66 माइनस 44, तो 180 और माइनस का 66 और 44 जोड़ के घटाएंगे 110, तो ये कितना आ जाएगा 70। ये 70 आ गया। तो बस हमें इसको बताना है दोस्तों, ये कितना होगा 90 और माइनस ए बाई 2, 70/2 यानी कि 35। तो ये कितना आएगा हमारे पास 45, 45 नहीं 55। तो ये 55 अपना आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल देखो, दो त्रिभुज की माध्यिका एक दूसरे पर लंबवत है, यानी कि मीडियन जो है वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और उनका लेंथ कितना है, देखो 13 और 9 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। बता देंगे। देखो क्या है यहाँ पर, बात समझिए पहले कि ये त्रिभुज है हमारे पास, इसमें दो मीडियंस हैं, एक ये मान लो, और ये 90 डिग्री पर एक दूसरे को कट करते हैं, ये 90 डिग्री है। एक मीडियन लेट से m1 हम लिख देते हैं, m1 की वैल्यू 13 है, और दूसरी मीडियन जो है m2 उसकी वैल्यू कितनी है 9 है। ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। अगर ये त्रिभुज ए बी सी है तो इसका क्षेत्रफल बताइए। इसको मैं ओ मान लेता हूँ। अब देखिए, अगर तीनों मीडियन दिया रहता है तब आपने ये पढ़ा होगा कि 4/3 इंटू त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल यही होता है। त्रिभुज ए बी सी का, बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है 4/3 और त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल, या फिर सॉरी ओ बी सी नहीं, त्रिभुज मीडियन से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर लिखते हैं 4/3 इंटू मीडियन से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन वो मीडियन फुल दिए रहते हैं और तीनों मीडियन दिए रहते हैं तब की बात है। यहाँ पर दो मीडियन दिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा, दो मीडियन अगर दिया है और ये 90 डिग्री पर कट करते हैं, तो आपने ये पढ़ा होगा कि अगर ये त्रिभुज है और तीनों मीडियन केवल हम इतना इतना खींचें तो ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है पूरे त्रिभुज को। ठीक है, और वही कंडीशन है यहाँ पर। देखो, अगर हम इसकी निकाल लें कि ये बी ओ सी कितना होगा, तो इसको 3 से गुणा करके हम पूरा आंसर निकाल सकते हैं। तो बी ओ सी निकालने के लिए हमें देखो किसकी ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, बी ओ सी निकालने के लिए बेस और हाइट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। बेस यानी बी ओ की और ओ सी की ज़रूरत पड़ेगी हमें। बी और ओ सी अगर हम निकाल लिए तो इस बी ओ सी का क्षेत्रफल निकाल के 3 से गुणा करके पूरा त्रिभुज निकाल लेंगे। अब बी ओ सी कैसे निकलेगा बताओ, हम डिवाइड करेंगे। आपको पता होगा कि मीडियन जो होता है वो सेंट्रॉइड द्वारा 2:1 के रेशियो में डिवाइड होता है। तो हम 13 को बांट देते हैं कि अगर 13 मान लो, 13 को हम बांटे दोस्तों 2:1, तो आप बोलेंगे 3 की वैल्यू अगर दोस्तों 13 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 2। देखो ये 2 होता है तो ये 1 होता है माध्यिका में, ये भी 2 है तो ये 1 है। ये आपने पढ़ा होगा। तो देखो, अगर मैं 13 की बात करूं, लेट से हम इसको लिख सकते हैं कि ये सी और डी मान लेते हैं, और ये बी और एम एफ मान लेते हैं, या फिर बी और एम मान लेते हैं लेट से। ठीक है, तो अगर मैं बी एम को मान लेता हूँ पहला 13, तो आप बोलेंगे दोस्तों 3 की वैल्यू 13 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, तो आप बोलेंगे 13 दूना 26/3। तो 26/3 किसकी लेंथ आ गई दोस्तों, हमारे पास बी ओ की लेंथ आ गई। ठीक है, ये किसकी लेंथ है, बी ओ की। और ऐसे ही अगर हम इसको वैसे ही डिवाइड करें तो देखो 3 की वैल्यू अगर 9 है दोस्तों, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 3 9 है तो 2 3 6, ये 6 आ गया। और ये किसकी लेंथ है, ओसी की लेंथ है, ओसी की लेंथ 6 आ गई। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख सकते हैं 1/2 और इंटू का कितना दोस्तों, आधार इंटू ऊंचाई। आधार मैं मानने वाला हूँ बी ओ को, देखिए आधार मैं इस बी ओ को मान रहा हूँ और ऊंचाई मान रहा हूँ ओसी को। तो बी ओ का लेंथ हमें कितना आ गया है 26/3, तो यहाँ 26/3 और गुना में ऊंचाई मैं लिख देता हूँ 6। लेकिन ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है और ऐसा ऐसा हमें 3 लिखना है, क्योंकि ऐसे ऐसे 3 त्रिभुज बनेंगे पूरा, हम तीनों माध्यिका को मिलाएंगे। इसको भी मिला दे तो एक ये बनेगा ऐसा और एक ये, तो 3 से हम इसको गुना कर देते हैं। तो आप बोलेंगे 3 दूना 6 से 6 कट गया, तो 26 3 78 अपना आंसर आएगा। 78 इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल देखो, इस सवाल में आपको बोल रहा है कि एक त्रिभुज है जिसका नाम है आर एस टी, उसकी माध्यिकाएं तीनों खींची गई हैं और ओ पर माध्यिकाएं कटती भी हैं, और आर एस टी का क्षेत्रफल 48 है। तो ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। ये 6 की ही वैल्यू आएगी और ये 2 के बराबर होता है, तो 2 की वैल्यू 12 होगी। चलो मैं निकाल कर दिखाता हूँ कि अगर मैं एक त्रिभुज बना दूं ऐसा जिसका नाम है आर एस टी, और इसमें 3 मीडियन खींचे गए हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, और इनका नाम भी लिखा गया है
आर से खींचा गया है आर ए और टी से खींचा गया है सी, तो ये बी होगा इसका मतलब, और ये जो है वो ओ है। अब इसमें आपको ये पता होगा दोस्तों कि ऐसे कंडीशन में जब तीनों माध्यिका हम खींचते हैं तो ये त्रिभुज को 6 बराबर भागों में बांटती हैं। ये एक है, देखो ये भी एक है, 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 देखो 6 बराबर भागों में हमने बांट दिया। अब हमसे एस बी और ओ सी की वैल्यू पूछ रहा है, एस बी ओ सी, एस बी और ओ सी। अब भाई इस त्रिभुज में एस बी ओ सी तो कोई चतुर्भुज ही नहीं बन रहा है। देखो एस से बी पर गए, फिर ओ पर आए और फिर सी पर गए, तो ये ना तो कोई त्रिभुज बन रहा है और ना ही कुछ बन रहा है। एस बी और ओ सी कोई भी त्रिभुज चतुर्भुज नहीं बन रहा है। यहाँ पर चतुर्भुज बनना चाहिए था ना। सवाल में कह रहा है कि उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताइए जो एस बी ओ सी है, तो क्वाड्रिलेटरल तो एस बी ओ सी बन ही नहीं रहा है। देखो ऐसे कंडीशन में आपसे ये ज़्यादातर पूछता है कि इसका वैल्यू बताओ ये कितना होगा, यानी कि बी ओ सी आर की वैल्यू ज़्यादातर पूछा जाता है। तो अगर बी ओ सी आर पूछता है, जो भी आपसे पूछे आप उतना का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? आप डायरेक्ट आप कहते हैं कि देखो टोटल वैल्यू तो 1 2 3 4 5 6 भागों में डिवाइड हुआ है, तो 6 की वैल्यू हमारे पास 48 है। अब एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 अठे 48, एक की वैल्यू 8 आ गई, तो जिसकी भी वैल्यू आपसे पूछ ले वो आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 12 कटा दिया था 6 से, वो गलत मैंने कटा दिया था। यहाँ पर 8 दूना 16 आता फिर, ठीक है। ये 1 है, ये 1 है, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 16। तो 16 आती तो तब जब इसकी वैल्यू पूछता, लेकिन ये जो पूछ रहा है वैसा कोई चतुर्भुज नहीं बन रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको बस मैंने ये बता दिया कि कॉन्सेप्ट आप समझ लो कि अगर ऐसा सवाल आता है तो हम क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। हो सकता है जो बच्चों ने टीचर्स को या जिनको भी ये क्वेश्चन प्रोवाइड कराया हो उसमें कुछ वो एरर दे दिए हों, या फिर पूरा क्वेश्चन नहीं बोले हों कि क्या है क्या नहीं, उनको याद नहीं हो ढंग से, ठीक है। तो मैंने आपको बस ये बता दिया है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना चाहिए। अगला सवाल देखिए, इस सवाल में आपसे कह रहा है कि किसी वृत्त पर ए और बी दो ऐसे बिंदु हैं कि उनके द्वारा निर्मित चाप पर एक बिंदु सी भी है, और वृत्त के बाहर बिंदु डी से एक स्पर्श रेखाएं ए और बी पर खींची गई हैं, एडीसी 25 डिग्री है, तो ए सी बी ज्ञात कीजिए। बात समझिए, देखिए क्या सवाल में दिया गया है। आपसे ये कहा गया है दोस्तों कि एक तो सर्कल है ऐसा, और बाहर किसी बिंदु डी से दो इस पर स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, तो दो स्पर्श रेखाएं, एक मान लीजिए ये और एक स्पर्श रेखा ये, ठीक है। और इसका सेंटर जो है ये हम सेंटर मान लेते हैं कि सेंटर ओ है, तो इसको मैंने इस ऐसे मैच कर दिया। अब ये कह रहा है कि ये ए है और ये बी है, ए और बी द्वारा जो चाप बनता है उस चाप पर, यानी कि उस आर्क पे एक पॉइंट सी भी है। अब देखो चाप दो बन रहा है, एक को हम बोलते हैं लघु चाप और एक को दीर्घ चाप, ठीक है। लेकिन ये किस चाप की बात कर रहा है ये पता नहीं है, यानी कि देखो यहाँ पर जो आर्क बना है वो दो दो बना है, एक तो ये वाला आर्क बना है और एक ये वाला बना है, लेकिन ये सी कहाँ है ये पता नहीं है। तो लेट से मैं सी को यहाँ रखता हूँ, अगर कि सी यहाँ पर हो अगर, तो आप बोलेंगे अगर सी यहाँ पर होता तो हम मान कैसे निकालेंगे। ये वैल्यू हमें दे रखा है कि ये वाले डी पर कितना कोण बना है, डी पर 25 बना है। अब ये ध्यान रखिए कि डी पर 25 बना है तो ओ पर कितना बनेगा, ओ वाला हम कैसे लिखते हैं, 180 में से डी वाला घटा देंगे, तो 180 में से अगर ये 25 घटाते हैं तो कितना बनेगा दोस्तों, 180 में से 25 घटाओ तो पहले 20 घटा देते हैं तो 60, 5 और घटा देंगे तो 55, ये 155 आएगा, सही है। ए डी सी, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, ए डी सी दिया है ना हमें, एक मिनट, सी को हम मिलाते हैं यहाँ से, तो ए डी सी हमें ये एंगल दिया है। अगर हमें ये एंगल दोस्तों 25 दिया है तो हमसे पूछ रहा है कौन सा एंगल बता दीजिए, हमसे पूछ रहा है ए सी बी बता दीजिए, ए सी और बी यानी कि ये एंगल पूछ रहा है। चलो कोई बात नहीं है, बता देंगे, ये कौन सी बड़ी बात है। ए सी बी, देखो अब यहाँ पर एक बात हमें पहले समझना पड़ेगा कि ये पास कहाँ से हो रहा है। देखो अगर ये 25 है दोस्तों, मान लीजिए ये 25 है, तो केवल ये एंगल कितना बनेगा बताइए, केवल मैं इसकी बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये 90 होता है तो ये 25 है, तो ये 90 माइनस 25 बनेगा, ठीक है। कितना बनेगा 90 माइनस 25, तो आप बोलेंगे दोस्तों कि ये बनेगा हमारे पास, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे कह सकते हैं, देखो कि ये 25 है तो ये टोटल कितना हो गया हमारे पास, ये टोटल 50 बनेगा फिर, ठीक है। और अगर ये 50 है तो ये 180 में से हम घटा देंगे इसको, 180 में से अगर आप 50 को घटाइएगा तो ये 130 बन जाएगा, और अगर ये 130 है
तो ये एंगल कितना होगा दोस्तों, ये 130 का आधा होगा, क्योंकि ये परिधि पर बना हुआ कोण केंद्र पर बने हुए कोण का आधा होता है, तो ये 130 का आधा होगा। 130 का आधा कितना होगा दोस्तों, ये 65 डिग्री होगा। तो 65 डिग्री सी पर बनेगा, लेकिन ये सी इधर भी हो सकता था। अगर इस चाप पर सी होता, यहाँ पर सी होता, मान लो ये सी होता, तब हम कैसे निकालते, तब भी हमारे पास तरीका वही है। सीधी सी भाषा में हम ये बोलेंगे दोस्तों कि अगर ये 65 है, ये वाले 65 है, ध्यान दीजिएगा, मैं किससे बना दूं, ब्लैक से। देखिए मैंने ये बोला कि अगर ये 65 डिग्री है और सी यहाँ पर मान लो यहाँ पर होता सी, तो हम ये कहेंगे दोस्तों कि ऐसे कंडीशन में जो ए बी सी और लेट से ये सी डैश, मान लो ये सी डैश, ये जो चतुर्भुज है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो हम 180 में से घटा सकते हैं। अगर ये 65 है तो सी के लिए हम 180 में से 65 को घटा सकते हैं, और 180 में से अगर 65 को आप माइनस कीजिएगा तो ये कितना बनेगा, 115 डिग्री बनेगा। तो ऐसे में ये 115 आ जाता। ठीक है, ये कंडीशन हो सकता था। तो आगे बढ़ लें। अब इसमें एक बात और ध्यान रखना दोस्तों कि ये ओ पर ही आना चाहिए, ओ से होकर पास होना चाहिए था। ठीक है, ये जो सी को मैंने मिलाया है, देखिए सी को मैंने जो मिलाया है ये ओ से पास होना चाहिए था। मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि ये तो तब होगा जब यहाँ पर, यहाँ से जो ये ए डी सी खींचा गया है ये ओ से पास होना चाहिए। ओ से पास होगा तभी ये 25 है, तो ये भी 25 बनेगा, वरना हम अलग अलग निकालते। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। देखिए ये अगला सवाल है हमारे पास। सवाल है कि किसी त्रिभुज ए बी सी में, देखो त्रिभुज ए बी सी में बी सी को डी तक बढ़ाया गया है। कोण बी और सी के बाह्य कोण के समद्विभाजक बिंदु ई पर मिलते हैं, और बी ए सी अगर 35 है, ए बी बराबर ए सी है, तो बी ए सी का मान, ए बी सी का मान कितना होगा। तो पहले एक मैं त्रिभुज बना देता हूँ। मान लो ये त्रिभुज हो गया हमारे पास ए बी सी। ओके, इनको आगे बढ़ा दिया गया है, इसको भी आगे बढ़ा दिया गया है। बी और सी के बाह्य समद्विभाजक जो हैं वो ई पर मिलते हैं, ये ई पर मिलता है ये वाला एंगल। ठीक है, और आपको बी ई सी 35 दिया है, ये दिया है 35। ठीक है, और ए बी और ए सी बराबर है, यानी कि ये और ये सेम है, तो आपसे ए बी सी पूछ रहा है। ए बी सी यानी कि ये कोण पूछ रहा है। अब देखो मान लो मैं ये कह दूं कि ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये साइड सेम है। और ये कोण फिर ए कितना बनेगा बताओ, तो आप बोलेंगे ए बनेगा दोस्तों 180 माइनस का 2 थीटा। मैंने दोनों इन थीटा को घटा दिया तो 180 माइनस 2 थीटा ए आ गया। लेकिन आपको ये भी पता है दोस्तों कि ई का मान हम कैसे निकालते हैं। ये जो ई है इसका मान कैसे निकालते हैं, ये होता है 35 जो आएगा ये आएगा 90 और माइनस ए बाई 2 से। यहीं से आएगा 90 माइनस ए बाई 2 से। इसका फॉर्मूला तो यही होता है, 2 से सबको गुना करा दें तो ये 70 बनेगा, और ये बनेगा 180, और माइनस का ए बचेगा, तो ए की जगह पर मैं यही लिख देता हूँ 180 और माइनस का 2 थीटा। बात समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो प्लस बन जाएगा, माइनस से गुना करेंगे तो ये 180 और 180 भी कट गया, तो 2 थीटा हमारे पास बच गया। अगर 70 तो थीटा कितना हो जाएगा दोस्तों, 35, और 35 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल देखो, इस सवाल में आपसे कह रहा है कि एक वृत्त है, तो एक वृत्त मैंने बना लिया। अब इस वृत्त में कह रहा है कि ए बी एक जीवा है, तो ए बी मैं एक जीवा बना देता हूँ, और वृत्त के परिधि पर एक बिंदु पी है, तो परिधि पर मैं एक बिंदु पी भी बना देता हूँ, और ए पी बी 112 है। अब देखो अगर ए पी बी 112 है तो एक बात समझिए, ए पी बी 112 होने का मतलब कि ये पी इस साइड नहीं है। यहाँ पर मान लो अगर ए बी बनाते हैं तो पी छोटे वाले की साइड बनेगा पी, क्योंकि बड़े वाले की साइड में कोण कम बन जाएगा। ठीक है, कोण कम बनेगा, तो हम इधर बना लेते हैं लेट से कि ये अगर 112 है हमारे पास, तो हमसे पूछ रहा है कि ए पी बी 112 है, तो ओ ए बी ज्ञात कीजिए। लेट से इसका सेंटर ओ है, तो ओ ए बी आपसे पूछ रहा है कि ये एंगल कितना होगा। तो सीधी सी बात है, हम कैसे निकाल सकते हैं, हम बोलेंगे दोस्तों कि ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। ठीक है, और ये 112 है, तो ये कितना बनेगा, देखो अब ध्यान से बात समझिए। अगर ये 112 है तो पहले हमें पीछे वाला ये कोण बनाना पड़ेगा कि ये कोण कितना होगा। ये कोण हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो 180 में से 112 को घटा लें। ये कोण कैसे निकलेगा, 180 माइनस 112 से, क्योंकि ये वाला कोण और ये वाला कोण वृत्त की परिधि पर है, और ये चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है, मान लो ये अगर आर होता तो आप बोलेंगे कि ए पी और बी आर जो है ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसीलिए आमने सामने के कोणों का जो 180 होगा। और अगर एक कोण 112 है तो एक कोण कितना होगा, 180 माइनस 112, यानी कि ये कितना आ जाएगा 68। 8 और 2 10, 6 1 7 और 1 8, 68 हो जाएगा। अब अगर ये 68 हो गया दोस्तों, तो ये सेंटर ओ पे कितना कोण बनेगा, ये वाला देखो सेंटर ओ पे बनेगा 68 का डबल, परिधि का डबल होता है, तो ये बन गया 124 डिग्री। अब अगर ये दोस्तों कोण 124 डिग्री है, तो आप बोलेंगे कि थीटा और थीटा 2 थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 180 में से 124 घटा दो,
180 माइनस का 124, तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 10 में से 4 जाएगा 6 और यहाँ बचेगा 7 में से 2 जाएगा 5, 56। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 28। और 28 अपना आंसर होगा। बात समझ रहे हैं मैंने क्या किया? नहीं समझ रहे हैं फिर भी समझना तो पड़ेगा। ये सही हमने किया है, 6 दूना 12 और 2 दूना 4, ठीक है 68। ओहो 1 मिनट, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, 68 था ना, मैंने 62 ले लिया। कोई बात नहीं, मैं वापस समझा देता हूँ आपको। अब गलती हो गया है तो इसको कट पीट कौन कराएगा? अगर काटूँ मैं फिर एडिट करूँ तो काफ़ी लंबा टाइम लगेगा एडिट करने में, इसलिए मैं वापस ही बना देता हूँ। देखो यहाँ पर ये कंडीशन था कि मान लीजिए ये था हमारे पास ए बी, यहाँ पे पॉइंट था पी मान लीजिए, और यहाँ पर पॉइंट है ओ, और इसको मिलाया गया है, 1 मिनट, इसको और इसको मिलाया गया है दिस वन, और ये दोनों इक्वल होगा क्योंकि ये रेडियस है। और आपको ये बोल रहा है कि ये जो कोण है पी पर बना हुआ ये है 112, 112 है, ठीक है। अब देखो मैंने बोला कि ऐसे हम अगर खींच लें, 1 मिनट, ये वाला, तो मैं ये बोलूँगा दोस्तों कि ये कितना हो जाएगा? आपका डबल हो जाएगा। 112 को 180 में से घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों? 68 आ जाएगा। 112 इसमें से मैं माइनस करूँ तो ये कितना आ गया? 68 आ गया, घटाकर हमारा 68 आया था। 8 2 10 6 1 7 और 1 8। फिर मैंने बोला कि ओ पर जो कोण बनेगा ये 68 का डबल बनेगा, तो 68 का डबल 8 दूना 16, 6 दूना 12, 1 13, 136 बन गया। अब अगर ओ पर कोण 136 बन गया तो ये ए और बी के पास जो कोण बनेगा ये तो सेम बनेगा। तो देखो ये अगर थीटा है तो ये भी कितना बनेगा? थीटा ही बनेगा। तो मैंने बोला 2 थीटा इक्वल टू 180 में से हम 136 को घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 180 में से अगर 36 को घटाओगे तो 44 बचेगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22 आ जाएगी, और 22 अपना आंसर है यहाँ पर, ठीक है 22 सही उत्तर है इसका। आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल देखो, दो संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या दिया है 9 और 15, छोटे बड़े वृत्त का जो जीवा है वो छोटे वृत्त पर स्पर्श रेखा है, तो जीवा की लंबाई बताना। ऐसा तो कई सारा सवाल मैंने कराया है। देखो ये 2 सर्कल मैंने बना लिया, ठीक है इस तरीके का, ओ सॉरी, चलो कोई बात नहीं, इस तरीके का मैंने 2 सर्कल बना दिया। अब इसमें आपसे ये कह रहा है दोस्तों कि यहाँ पर एक जीवा खींची गई है बड़ी वृत्त की, और जो बड़ी वृत्त की जीवा है वो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा भी है, तो इस तरह का बनेगा डायग्राम। अब देखो इसमें मैं ये रेडियस खींचता हूँ तो छोटे वाले का जो त्रिज्या है वो 9 है, बड़े वाले का त्रिज्या यानी कि यहाँ तक खींचता हूँ तो ये बड़े वाले का त्रिज्या बनेगा वो 15 है, तो ये 15 हो गया। अब देखो अगर ये 9 है और एक 15 है तो ये कितना बनेगा दोस्तों? तो देखो ये 3 का 3 गुना है, ये 5 का 3 गुना है, तो ये 4 का 3 गुना बनेगा 12, और अगर इधर 12 है तो ये भी 12 है, तो टोटल जीवा कितना बन जाएगा? 24 सेंटीमीटर लंबा। आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल देखिए, 2 4 सवाल और रह गए हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, देयर आर 2 पॉइंट्स डी एंड ई ऑन ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ए डी की वैल्यू आपको दी है, डी बी की वैल्यू दी है, ए सी की वैल्यू दी है, और हमें ए ई बतानी है। कैसे लिख सकते हैं? देखिए पहले मैं त्रिभुज से बता दूं, आपको डायग्राम से बता देता हूं, जो लोग हिंदी वाले हैं आराम से समझिए। ये ए बी सी एक त्रिभुज है, इसमें आपसे कह रहा है कि डी और ई 2 बिंदु हैं ए बी और ए सी पर, ठीक है। तो ए बी पर एक बिंदु है, डी और ए सी पर एक ई है, तो हम मिलाकर ही लिख देते हैं कि ये डी है और ये ई है, ठीक है। ई हो गया ए सी पर। अब ए डी आपको 2 दिया है, दिस इज 2, 1 मिनट, हाँ देखिए ये 2 हो गया, और डी बी आपको 5.2 दे रखा है, ये 5.2 है, और ए सी आपको ये टोटल 9 दे रखा है, और हमें ए ई बताना है, यानी कि ये एक्स की वैल्यू बतानी है। अब देखो हम यहाँ पर रेशियो डायरेक्ट ले लेंगे कि ऐसे कंडीशन में देखो एक बार समझ लो यहाँ पर कि ये वाला इसके पैरेलल होगा, ये इसमें लिखना चाहिए था सवाल में, लिखा नहीं, लेकिन ये होगा, ठीक है। ये होगा तब जा करके हम सवाल बनाएंगे, और ये लिखेंगे कि ऐसे केस में अगर ये इसके पैरेलल है तो त्रिभुज जो ए डी ई है ये सिमिलर हो गया किसके? त्रिभुज ए बी सी के। अगर ये सिमिलर हो गया तो भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। देखो यानी कि ये 2 का रेशियो जो है इस पूरे वाले से, पूरा वाला कितना है? 5 और 2 7.2 से, वही रेशियो बनेगा यहाँ पर x का किससे? इस पूरे वाले से, पूरे वाले का मतलब 9 से, 9 से, ठीक है। तो देखो ये गुना करके कितना बन रहा है? 72 दूना 144, 144 आ रहा है, तो ये भी 144 आ रहा है, तो 16 नमा 144 आएगा, यानी कि ये 1.6 होगा। यही आंसर आएगा क्या? ये कुछ गड़बड़ हो गया। 72 दूना 144 है, सॉल्व करके चेक कर लें। चलो सॉल्व कर भी देते हैं आपको, देखते हैं इतना आता है कि नहीं आंसर। ऐसे कंडीशन में आपको ये पता होगा कि जब ऐसा हम लिखते हैं
तो फर्स्ट और लास्ट का गुना ये बीच वाले के गुना के बराबर होता है। तो आप बोलेंगे दोस्तों 9 दूना 18 की वैल्यू कितनी हो गई 7.2 और इंटू एक्स, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 180 और बटा 72। इसको कटाइए 18 चौक 72 और ये 2 दूना 4 और ये 5 दूना 10, तो ये 5/2 यानी कि ये तो 2.5 आने लगा। तो हमने उसमें कहाँ गलती कर दिया था? अच्छा, प्रोडक्ट ही हमने गलत ले लिया था ना, इनका प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए था ना। 2.5 सही आंसर है, 2.5 सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि हमें इनका गुना चेक करना चाहिए था। देखो मैंने किसका गुना चेक कर दिया, 2.5 सही है। आप एक बार वापस से समझिए, हमें क्या करना चाहिए था, हमें चेक करना चाहिए था इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट। तो मैं ये बोलता कि ये देखो 9 दूना 18 बन रहा है, तो ये भी 18 लाना चाहिए। ठीक है, ऐसे हमें चेक करना चाहिए था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये एक अगला सवाल है। देखो इसमें आपको बोला गया है दोस्तों कि ये 1 है, ये 2 है और ये 1 है, ये 4 है, तो हमें ई एफ और रेशियो एफ सी बताना है। तो आपने एम पी जी कभी ना कभी पढ़ा होगा, एम पी जी मास पॉइंट ज्योमेट्री। तो ये काफ़ी इजी कर देता है ऐसे सवाल को। मैं और बड़ा करके दिखा देता हूँ। देखो अब आपको क्या करना है एम पी जी के थ्रू, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, यहाँ पे 4 यूनिट आएगा। ठीक है, मास। ये 1 है तो यहाँ 1 आएगा मास। ठीक है, अब देखो ये 1 है तो यहाँ पे 1 तो परफेक्टली मैच ही कर जाता है, नहीं तो हमें इधर उधर गुना भाग करना पड़ता। और ये 2 है तो यहाँ भी 2 होगा, ये बात पक्का है। ठीक है, अब बीच में कितना होगा, देखो ये 1 है, ये 2 है, तो यहाँ पर बीच में कितना होगा दोस्तों 3 होगा। ये ई के पास 3 हो गया और यहाँ पे टोटल हमारे पास 4 हो गया। तो देखो अब रेशियो लिखने की बात आएगी तो ये 4 यहाँ पे आएगा और 3 यहाँ पे आएगा। आपने एम पी जी पढ़ा होगा तो ये पता होगा। तो ई एफ रेशियो एफ सी कितना आ गया हमारे पास दोस्तों, ई एफ रेशियो एफ सी आ गया 4:3। और यही अपना सही उत्तर है 4:3। आप वापस से समझिए एम पी जी के थ्रू मैंने बोला कि अगर ये 4 है दोस्तों तो यहाँ पे 4 आएगा और ये 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा और बीच में टोटल 4 और 1 यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमें ये दोनों बताना था, तो केवल हमें इस पॉइंट का और इस पॉइंट को निकालना पड़ता बस। ठीक है, तो हम ई पर निकाल सकते हैं कि ई इस 1 और 2 का को मैनेज करेगा, यानी कि 2 और 1 3 यहाँ पर आएगा। और अगर ये 3 है ये 4 है तो इनका रेशियो पलटता है, यानी कि यहाँ पे 4 आता है, यहाँ पे 3 आता है, ताकि ये प्रोडक्ट सेम रहे। ठीक है, तो 4:3 इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब एक ये सवाल देख लो, यहाँ पे कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी है जिसमें बी जो है वो 135 डिग्री है, ए बी की वैल्यू है 8√2, ए सी की वैल्यू है 17, तो हमें बी सी बतानी है। तो मैं एक बार त्रिभुज से आपको समझा देता हूँ कि ऐसा कुछ त्रिभुज है इस तरीके का जिसकी वैल्यू ए बी सी दे रखी है और एंगल बी जो है दैट इज 135 डिग्री। ओके, ए बी की वैल्यू 8√2 है और ए सी की वैल्यू है 17 और हमें बी सी बतानी है। यानी कि मान लो बी सी को मैं क्या रख दूँ, सी ही रख दूँ या एक्स रख देता हूँ। चलो ये एक्स रख लिया। तो अब देखो मैंने बताया था आपको डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाइए ऐसे कंडीशन में, कौन सा, कोसाइन रूल। जब भी कोण दिया हो, एक और दो भुजाएं दिया हो, तीसरा भुजा पूछ रहा है तो हम कोसाइन रूल इजीली लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कोसाइन रूल लगाना चाहते हैं तो आप लिखेंगे दोस्तों कि सीधा सीधा देखो एक्स का स्क्वायर मैंने बोला था, लेकिन ये सामने वाली भुजा नहीं है, सामने वाली देखो जो कोण दिया है उसके सामने वाली भुजा का स्क्वायर, यानी कि आप बोलोगे 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 289। एक मिनट, आप चाहो तो पूरा आराम से फॉर्मूला लिख के ही बना लो, लेकिन मैंने जो जैसे किया था आपको वैसे करके दिखा रहा हूँ। 17 का स्क्वायर 289 इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर कितना आएगा 8 8 64 दूना 128। और फिर होता है अपने पास 2ab और कॉस थीटा। तो 2ab और कॉस थीटा हम लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर माइनस का, तो -2 ए की जगह पर 8√2 और बी के जगह पर कितना लिखेंगे x और साथ में कॉस थीटा। तो कॉस 135 का मान मैंने उसी सवाल में निकाला था -1/√2। तो ये माइनस से ये प्लस बन जाएगा और इस √2 से ये √2 कैंसिल हो जाएगा, तो 8 दूना 16 x आ गया। तो क्यों ना हम सबको एक साइड कर लें, सबको एक साइड लेकर के चलते हैं। तो आप बोलेंगे दोस्तों एक्स स्क्वायर और प्लस का 8 दूना 16x और ये 289 उधर जाएगा तो 128 में से 289 घटाएंगे तो माइनस का 161 बच जाएगा बराबर का 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 16 सॉरी प्लस का 16x माइनस का 161 बराबर 0। अब इसको तोड़ो और x का मान निकालो, क्वाड्रेटिक बन गया। देखो 16 को हमें ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है कि गुना करके 161 बन जाए और घटा के 16 आ जाए। तो मुझे लगता है कि 23 और 7 बनेगा। 23 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो 116 भी आ जाएगा और 23 से 161 होता भी है। अब देखो जब इसको चेंज करेंगे तो एक्चुअली में ये माइनस में आ जाएगा और ये प्लस में आएगा और प्लस वाली वैल्यू हमारी सही होती है, तो 7 यहाँ पर सही उत्तर है, ये गलत हो गया। आप सॉल्व करके ट्राई कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब ये एक सवाल देखो मिला है जो कि मुझे एरर लग रहा है अभी सवाल में, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या दिया है। इसमें दिया गया है, देखो सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं कि टू कॉर्ड्स यानी कि दो जीवाएँ हैं ए बी और सी डी, इनको बढ़ाया गया है और बढ़ाने पर ये वृत्त के बाहर बिंदु पी पर मिलते हैं, ठीक है। और ए डी जो है वो व्यास है वृत्त का, और कोण ए पी सी आपको 32 दिया है और कोण ए डी सी 28 दिया है, तो कोण सी बी पी बताना है। अगर मैं इसको डायग्राम के थ्रू आपको बताऊं तो आप बोलोगे कि एक सर्कल ऐसा हो गया लेट से, और इसमें ये कह रहा है दोस्तों कि दो कॉर्ड है, एक ए बी है तो मान लेते हैं कि ये ए बी है, और एक है हमारे पास सी डी तो ये मान लेते हैं कि ये सी डी है। अब ये कह रहा है कि इनको जब बढ़ाएंगे तो ये बाहर चल के कहाँ पर मिलते हैं दोस्तों, पी पर मिलते हैं, बाहर चल के पी पर मिल दिए। और ए पी सी यानी कि पी के पास जो एंगल बनता है दैट इज 32 डिग्री, और ए डी सी, ए डी सी देखो ए से डी को मिला दिए और ये एंगल कितना बनता है, 28 बनता है। और ये भी कह रहा है कि इसमें ए डी जो है ये डायमीटर है यानी कि ए डी व्यास है, तो मान लो ये सर्कल ये ओ हो गया, ठीक है। अब ये में ही मैं मिला देता हूँ लेट से, या ये नहीं भी मिलाऊंगा तो कोई बात नहीं है। हमें बताना है कि हमें बता दो सी बी पी, सी बी और पी, तो सी बी पी का मतलब इसको मैं इससे मिला देता हूँ, तो ये एंगल हमसे पूछ रहा है। अब मैंने क्यों बोला इसमें कि ये गलत हो सकता है, देखिए सबसे पहले तो आप ये बोलेंगे कि देखो ये जो आर्क है ये, ठीक है, इसके द्वारा ये कोण 28 बन रहा है, तो ये कोण भी इसी के द्वारा बन रहा है, तो ये कोण भी कितना होगा दोस्तों, बी के पास बना हुआ कोण भी कितना होगा, ये भी 28 होगा कि नहीं, आप बताओ। आपने ये पढ़ा होगा कि एक त्रिभुज में अगर एक ही जीवा है तो ये चाहे जितना भी कोण बना लो ये सब सेम बनाती है, ठीक है। तो वही मैंने बोला कि यहाँ पर अगर आप जीवा ही मान के, इसे जीवा ही समझ लो, आप जीवा समझना चाहते हो तो इसको मिला दो। तो देखो ए सी यहाँ पे अगर 28 डिग्री का कोण बना रहा है तो यहाँ भी ए सी 28 बनाएगा, बनाएगा कि नहीं। और ये कोण जो है ये 28, देखो ये बाह्य कोण है किसका, इस त्रिभुज का, त्रिभुज बी पी सी का, त्रिभुज बी पी सी में दोस्तों ये बाह्य कोण है 28 जो है बाह्य कोण, और बाह्य कोण अंततः दोनों कोणों के योगफल के बराबर होता है, यानी कि ये 32 के, और यहाँ पर अगर मान लो कोई भी कोण होता, लेट से यहाँ पे कोण एल है, तो 32 और प्लस एल के बराबर होता। तो आप बताओ क्या 28 32 से बड़ा है, तो आप बोलेंगे नहीं बड़ा है, इसका मतलब डाटा या तो इनसफिशियंट है या कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, ठीक है, आप चेक कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अब ये एक अगला सवाल है, आप देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक रेडियस रेडियस जो है एक सर्कल में, यानी कि एक वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, एक पॉइंट पी है वो 15 सेंटीमीटर दूर है सेंटर से, यानी कि केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है, और त्रिज्या 9 दे रखा है। आपसे ये कह रहा है कि एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द टेंजेंट्स एंड द सेंटर एंड सेंटर, ठीक है। यानी कि अगर दो आपको मैं चित्र से समझा देता हूँ कि क्या कह रहा है, कि एक वृत्त है, इसमें कह रहा है कि यहाँ पर सेंटर दिया है आपको ओ, और रेडियस दिया है इसका कितना, लेट से ये रेडियस है 9। अब ये कह रहा है कि ओ से 15 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट पी है, और अगर इस पॉइंट पी से दो टेंजेंट यानी कि दो स्पर्श रेखाएं ऐसे खींची जाए, तो इस स्पर्श रेखा से और इस केंद्र द्वारा बनने वाला जो क्वाड्रिलेटरल है यानी कि जो चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल बताना है, यानी कि इसे भी मिलाना पड़ेगा, और लेट से ये ए और बी है, तो आपसे ये कह रहा है कि ए ओ बी पी का क्षेत्रफल बता दो, ये आपसे इसका एरिया पूछ रहा है। तो एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, सीधी सी बात है, देखो एक बात आप ये कहोगे कि जो टेंजेंट होता है और जो रेडियस होता है उनके बीच में जो बना कोण होता है वो होता है 90, ठीक है। रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है तो ये 90 डिग्री हो गई, और अगर ये 90 डिग्री हो गई तो हम इस त्रिभुज का तो क्षेत्रफल लिख सकते हैं, और इसका क्षेत्रफल निकाल के मैं डबल कर दूं तो पूरा अपना ये चतुर्भुज पूरा निकल जाएगा, ये पूरा यहाँ तक। तो मैं कैसे निकालूंगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो आप बोलेंगे 1/2, आधार तो है हमारे पास 9, किसी को भी आधार और किसी को भी ऊंचाई मान लो, और एक है 15, और इसका डबल हमें चाहिए, तो ये 2 से 2 कट गया, और 15 9 135, यानी कि 135 हमारे पास आंसर होगा यहाँ पर इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है। 15 था कि 12 था सवाल में, 15 है शायद, चलो जो भी हो। एक मिनट, थोड़ा सा एरर हो रहा है, देखिए एरर क्या हो रहा है। 15 हमारे पास ये नहीं था ना, 15 हमारे पास ये नहीं था दोस्तों, लिखा ऐसे है हमने कि ये थोड़ा गलत लग गया, देखो एक मिनट, सॉरी टू, हाँ सॉरी फॉर द मिस्टेक, इस गलती के लिए। देखो गलती कहाँ पर हो गई, 15 ये था, और मैंने 15 किसको ले लिया, मैंने 15 इसको मान लिया था, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये बेस और हाइट यही बनेंगे, सीधी सी बात है। तो हमें पहले ये निकालना पड़ेगा कि ये कितना होगा, ठीक है। तो देखो मैं ये कहूँगा दोस्तों कि ये 9 है, ये 15 है, तो ये 12 होगा, 3 4 5 का ट्रिपलेट, ठीक है। ये 3 का 3 गुना है, ये 5 का 3 गुना है, तो ये 4 का 3 गुना बनेगा 12। अब इसका एरिया मैं निकाल के डबल कर दूं तो आ जाएगा, तो एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस में 12 को मान लेता हूँ और हाइट मान लेता हूँ 9 को,
और इसको डबल करना है तो 2 से गुना कर देते हैं, 2 से 2 और 12 9 108 यानी कि 108 इस सवाल का सही आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। एक ये सवाल देख लो जल्दी जल्दी में, इसमें कह रहा है कि एक ट्राइंगल एबीसी है, एक त्रिभुज एबीसी है, डी और ई जो है वो एबी और एसी पर ऐसे बिंदु हैं कि डीई जो है वो समांतर है बीसी के, और एई और एसी का अनुपात 1:3 है। एक बिंदु एफ है जो बीसी पर इस प्रकार खींचा गया है कि ई एफ जो है वो समांतर है एबी के, और डी एफ की वैल्यू अगर 10 है तो हमें बतानी है कि एफ सी की वैल्यू क्या होगी। तो अब मैं हिंदी में पढ़ दिया है, मैं आपको इसको अब सॉल्व करके दिखाता हूँ कि देखो अगर मैं त्रिभुज बना लूँ तो आप बोलेंगे कि ऐसा कुछ त्रिभुज बनेगा हमारे पास, ये ए है, बी है और सी है, और इसमें डी ई ऐसे खींचे गए हैं, ये डी ई हो गए, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि ये इसके पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल हो गया तो ये और ये समरूप हो गया, सीधी सी बात है। अब इसमें से ये भी कह रहा है दोस्तों कि एफ बी सी पर एक पॉइंट है और इस तरह का है कि ई एफ जो है वो ए बी के पैरेलल है, तो एफ इस पर कोई पॉइंट बना लेते हैं और ई एफ जो है ये वाला ये पैरेलल है किसके, इसके, और ये हमें वैल्यू 10 दे रखा है, और ये दे रखा है 1:3 ए ई और ए सी। ए ई ये एक है तो ये पूरा 3 है, ये एक और 3 है तो इसको मैं 2 बना सकता हूँ कि ये 2 होगा, क्योंकि पूरी वैल्यू ए सी की अगर 3 है तो ये 2 होगी, एक और 2। अब यहाँ पर एक बात समझिए दोस्तों कि ये वाला जो है ये लाइन अगर इसके पैरेलल है तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि त्रिभुज एफ सी और ई जो है ये सिमिलर हो गया त्रिभुज ए बी सी के, क्योंकि इनके बेस पैरेलल हो गया, ये वाला पैरेलल हो गया। अब देखो अब ये पैरेलल होने के कारण आप ये कहेंगे दोस्तों कि अगर ये 10 है, देखो ये वाली अगर 10 है तो पहले मैं रेशियो लिखूं तो चूंकि ये 2 और 1 का अनुपात है तो ये अनुपात भी 2 और 1 का ही आएगा, और ये 10 है तो ये भी 10 बनेगा। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20, और 20 अपना आंसर होगा। अब आते हैं अंतिम। अब ये देखिए ये आज की वीडियो का अंतिम सवाल है, और वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो गया, इतना लंबा मैं करना नहीं चाहता था, मुझे आशा था कि 1 घंटे के अंदर सॉल्व कर लेंगे, लेकिन बीच बीच में कुछ परेशानियां आ गई, कुछ क्वेश्चन, अब मेन बात है क्वेश्चन पहले से बिल्कुल सटीक नहीं है, कुछ में डाटा एरर है, कुछ में कुछ एरर है, कहीं हम भी गलती कर बैठे, ठीक है। तो ये सारी बातें चलती रहेंगी, बस आप समझते रहिए और पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों कि ए बी है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें ए सी क्या है, हाइपोटेनस है, यानी कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए सी कर्ण है, और एक लंब खींचा गया है जिसका नाम है बी डी, जो एसी पर खींचा गया है लंब किससे, कोण बी से, ठीक है, सिर्फ बी से एक लंब बी डी खींचा गया है एसी पर, ए बी की वैल्यू बी सी की वैल्यू दे रखी है और हमसे ए डी अनुपात डी सी पूछ रहा है। तो देखो मैं बना देता हूँ एक डायग्राम, ये ए है, बी है, सी है, और बी से इस पर बी डी एक लंब खींच दिया गया है, और ए बी की लेंथ आपको दे रखी है, किसकी लेंथ दे रखी है, ए बी की लेंथ 8 है और बी सी की लेंथ 6 है। तो हमसे बताना है, आपको बताना है कि ए डी अनुपात डी सी क्या होगा। आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि ये 8 है तो ये 8 का स्क्वायर आता है, और ये 6 है तो ये 6 का स्क्वायर आता है रेशियो में। तो ये 8 का स्क्वायर 64 अनुपात 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा दोस्तों, 36। आप कटाएंगे तो ये कट जाएगा, देखो 16 चौका 64 और 9 चौका 36, तो 16:9 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट करना। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, थोड़ी सी बोरिंग भी हो सकती है आपके लिए, लेकिन अगर कुछ सीखना है, आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है, पहले से प्रिपेयर होकर जाना है, तो आपको बोरियत फील नहीं करना है, वीडियो को पूरी देखना है, और वीडियो में जो बातें समझाई गई हैं समझिए और इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए।